हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोड़िया जोबनेर जयपुर से स्वागत करता हूं आप फिर से वेरी इंपॉर्टेंट वाले प्रोग्राम में। और आज हम लोग सॉइल को फिर से आगे पढ़ने वाले हैं। फैक्टर्स चल रहे थे, फैक्टर पढ़ने वाले हैं। मतलब आज ना खत्म करने का पाठ को पूरा, है ना। मतलब आज पाठ खत्म कर लेंगे। सुन ले रहे मोगा, तू चाहे या ना चाहे पाठ तो पूरा होगा, क्योंकि जीत हमारी जिद है। जीत हमारे जिद है। द राजधानी स्लोगन, जीत हमारी जिद है। लेट्स स्टार्ट। सॉइल 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 आ गया। एक बार सीन रिक्रिएट किया जाए। ये सही नहीं आ रहा, बीच में नहीं आ रहा सही, थोड़ा आपकी बार थोड़ा सा ये आ गया, मजा आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन। भाई साहब ना आज सलटाएंगे सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को और पार्ट को भी निपटाएंगे भाई साहब, राइट। चलिए बेटा शुरू करते हैं। फैक्टर्स, आपको ध्यान है, देखो क्या लिखा हुआ आ गया। कल वाली बात फिर से लिखी हुई आ गई कि मिट्टी जो है ना वो एक संश्लेषणात्मक, बोले तो सिंथेसिस, ये काम नहीं कर रहा कसम जी, नहीं कर रहा, संश्लेषणात्मक भी है और विघटन प्रक्रम भी है। कल बात हो चुकी है भाई साहब, कल बात हो चुकी है कि ये दोनों काम करता है। पढ़ो पढ़ो, हो गया, कोई नहीं, चल लगा, दोनों काम करते हैं इसमें। किसी का डिस्ट्रक्शन होता है, किसी का निर्माण होता है, दोनों काम होते हैं। मतलब चट्टाने टूटा करती है रे बाबा, क्यों चट्टाने टूटा करती है। ये देखो सॉइल फॉर्मेशन इज ए सिंथेटिक एंड डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। किसी का सिंथेसिस हो रहा है, किसी का बिखराव हो रहा है। कोई टूट रही है, कोई टूट रही, कोई बन रही, ऐसे ही चलते जाते, ठीक है भाई। किसी का कौन टूट रही है सर, रॉक्स टूट रही है, कौन बन रही है, मिट्टी बन रही है। हो गया हो गया हो गया, आ गया बधाई हो, आ गया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा भाई साहब चट्टाने टूटती है, मिट्टी बनती है, कई बार आ गया भाई साहब। अनऑर्गेनाइज जो अनकंसोलिडेटेड या और अनऑर्गेनाइज जो रॉक्स होती है वो टूटती है और चट्टाने बनती रहती है। और इसके ऊपर ना किस किस का असर पड़ता है, वर्षा की प्रकृति का। प्रकृति मतलब कैसी बरसात हो रही है, एसिडिक हो रही है, सेलाइन हो रही है, मतलब एल्कलाइन हो रही है, नॉर्मल हो रही है, उसका फर्क पड़ता है। उसकी प्रचंडता का फर्क पड़ता है, बोले तो इंटेंसिटी कितनी तेज हो रही है, इसका फर्क पड़ता है। उसकी फ्रीक्वेंसी का फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी बोले तो कितने दिन से हो रही है, उसका फर्क पड़ता है। कहां कहां कितनी हो रही है, उसका भी फर्क पड़ता है। तो कौन कौन अफेक्ट करने वाला है, द नेचर, द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी बोलो कितने दिन से बार बार हो रही है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, और कितनी बरसात हो रही है, सारा अफेक्ट करने वाला है तेरी मिट्टी को। तो क्या मैं अपनी बात कहने में कामयाब रह रहा हूं जी सर। बरसात की कैसी नेचर है, बोला एसिडिक है, एल्कलाइन है, कैसी नेचर है उसका फर्क पड़ेगा। कितनी तेज गिर रही है, इंटेंसिटी, उसका फर्क पड़ेगा। आवृत्ति कितने दिन से हो रही है, उसका फर्क पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहां कहां कितनी दूर में हो रही है, उसका भी फर्क पड़ने वाला है मिट्टी के बनने पर। तो द नेचर, द इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हैव ए डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन सॉइल फॉर्मेशन, राइट है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। अब कोई चट्टान टूटी, तो कल से बात चल रही है, जब भी कोई चट्टान टूटे पेरेंट मेटेरियल बोले तो रिगोलिथ बनती है। द रिगोलिथ, द ओरिजिनल मटेरियल इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स। क्योंकि आपकी बुक में बार बार लाइनें लिखी हुई है, इसलिए बार बार बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपको परमानेंट याद हो जाएगी। अब मिलाता हूं आपको एक महान शख्सियत से, बोले तो वीवी डोकुचे। उससे पहले थोड़ा सा एक लाइन रहेगी, ये वाली प्रोसेस है ना। इन प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनेगा, चलिए बाद में मिलाता हूं वीवी डोकुचे से कौन कौन सी प्रोसेस है। चलो ये रही, आगे वीवी डोकुचे, आयो रे वीवी डोकुचे रे। वीवी डोकुचे फादर ऑफ सॉइल साइंस है बेटा, दुनिया का बेहतरीन क्वेश्चन है। हु इज फादर ऑफ सॉइल साइंस, वीवी डोकुचे, फादर ऑफ सॉइल साइंस। वीवी डोकुचे फादर ऑफ सॉइल साइंस। इन्होंने कहा था मिट्टी बनने के लिए तीन ही फैक्टर चाहिए, तीन फैक्टर जिम्मेदार होते हैं।
जब भी कोई मिट्टी बनती 3 फैक्टर चाहिए चाहिए। डोकुचेव अंकल ने कहा चाहिए चाहिए। तो वीवी डोकुचेव जो सोयल साइंस के फादर भी है, इन्होंने कहा था कि मिट्टी बनने के लिए 3 फैक्टर जिम्मेदार है। आज फैक्टर 5 हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने 3 बताए थे उस जमाने में। इन्होंने कहा था पेरेंट मेटेरियल, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। So according to V.V. Dokuchev, 1900, who is known as the father of soil science, the parent material, the climate, the biosphere were responsible for the formation of rocks. मिट्टी बनने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। कौन बोला? V.V. Dokuchev। कौन बोला? V.V. Dokuchev। कौन बोला? V.V. Dokuchev। समझ में आई? तो डोकुचेव बोल रहे हैं, डोकुचेव अंकल बोल रहे हैं 3 ही चाहिए, 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं। दैट इज पेरेंट मटेरियल, बोले तो रॉक्स या रिगोलिथ, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, जैव मंडल। ठीक है भाई। अब और एक साइंटिस्ट को पकड़ते हैं। एक आते हैं जेनी अंकल। जेनी अंकल ने ना एक इक्वेशन दिया, आपके बीच पहुंच चुके हैं जेनी अंकल बड़ी कष्ट के बाद में, और इन्होंने ना एक इक्वेशन दिया। देखो आफ्टर, ये देखो, इसके बाद जेनी आते हैं 1941 में। उन्होंने सारे फैक्टर्स को रिलेशन से एक फॉर्मूला बढ़ा दिया उनका, है ना। आफ्टर दिस द म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ दिस फैक्टर्स इन सॉइल फॉर्मेशन वर एक्सप्रेस्ड बाय जेनी अंकल बाय ए फॉर्मूला। आइए फॉर्मूला दिखाया जाए। ये रहा। सॉइल फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ, देखो इसको ऐसे बोला जाता है, एस बोले तो सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण, मृदा गुण, कुछ भी बोल दो उसको, सॉइल प्रॉपर्टीज, वो किसकी वजह से होती है? इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, टोपोग्राफी और पेरेंट मटेरियल और टाइम। तो जेनी अंकल ने कहा 5 है फैक्टर, जलवायु, जैव मंडल, रिलीफ या टोपोग्राफी, स्थलाकृति इसको कहते हैं आप, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम। देखो बोले तो सॉइल प्रॉपर्टीज, मृदा गुण, मृदा निर्माण, एक ही बात है। एफ बोले तो फंक्शन ऑफ दादा, फंक्शन ऑफ, फिर सीएल बोले तो क्लाइमेट, जलवायु, पी बोले तो पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, टी बोले तो टाइम। शानदार इक्वेशन बाय जेनी 1941 कि सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रॉपर्टीज इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ और टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम। हिंदी बोल रहा हूं, मृदा गुण या मृदा का बनना, जलवायु, जीवमंडल, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। इन सब की क्रियाओं के फलस्वरूप होता है रे तेरा मृदा का निर्माण। क्या मैं अपनी बात याद करवाने में कामयाब रहा? जी सर। कि मृदा गुण या मृदा का बनना किस किस का फंक्शन के फलस्वरूप होता है? जलवायु, जैव मंडल, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और टाइम। बोले तो क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टाइम, इन सब के फलस्वरूप होता है। तो इसको बोलेंगे कैसे? सॉइल प्रॉपर्टी और सॉइल फॉर्मेशन इज द फंक्शन ऑफ क्लाइमेट, बायोस्फीयर, रिलीफ, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल एंड टाइम। हिंदी में मृदा निर्माण या मृदा गुण किस किस के कार्य के फलस्वरूप होते हैं? जलवायु, जैव मंडल, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय की क्रियाओं के फलस्वरूप होते हैं। इसका मतलब कितने फैक्टर आ चुके? और अब वीर मारा रे, वीवी डोकुचेव ने कहा 3, जेनी तो 5 बता ग्यो रे, जेनी तो 5 बता ग्यो रे, वीर मारा रे, डोकुचेव बोलो केवल 3, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, पैतृक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। वो बोला वीवी डोकुचेव, लेकिन जेनी बोला नहीं रे बाबा, 5 फैक्टर है, 5 कौन कौन से? जलवायु, क्लाइमेट, बायोस्फीयर, जैव मंडल, स्थलाकृति, रिलीफ और टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ और टाइम, ये सब अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब इन फैक्टर को ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक जोफे अंकल आते हैं। जोफे ने कहा मैं इनको 2 भागों में बांटने जा रहा हूं। हम आपके 5 फैक्टर का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, इज्जत करते हैं,
लेकिन इनका ग्रुप बनाएंगे हम लोग दो। इनमें कुछ एक्टिव है, कुछ पेसिव है, कुछ एक्टिव है, कुछ पेसिव है, कुछ पेसिव है, कुछ एक्टिव है। एक्टिव कौन है, पेसिव कौन? आओ बच्चों याद कराऊं, ट्रिक के साथ याद कराऊं, कौन है एक्टिव, कौन है पेसिव। तो इसको याद ऐसे करते हैं, देखो किसी को बताना ना है, ये दोनों है ना क्लाइमेट और ये क्लाइमेट और बायोस्फीयर, जैव मंडल और जलवायु, ये तो एक्टिव है, ये तो सक्रिय कारक है ना, एक्टिव है। और ये है ना तीनों, तीनों कौन कौन, रिलीफ या टोपोग्राफी, पेरेंट मटेरियल और टाइम, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय, ये पेसिव है, ये निष्क्रिय कारक है। कौन है एक्टिव, कौन है पेसिव? एक्टिव कौन है, सीएल, बोले तो क्लाइमेट, बायोस्फीयर। कौन है पेसिव या निष्क्रिय, तो आरपीडी, है ना। इसको पता कैसे याद करते बच्चे, बताओ दे कैसे याद करते, इसको ऐसे याद करते हैं, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, रपट आरपीटी, ये पेसिव हो गए। तो बच्चे कैसे याद करते बताओ आपको, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव। अबे बोलना क्या मुंह फाड़ रहा है, बोल फटाफट, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, बोल बोल, क्लब एक्टिव रपट पेसिव। ठीक है, क्लाइमेट और बायोस्फीयर, क्लब याद करने की मस्त ट्रिक है, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव रपट पेसिव। सीएलबी बोले तो क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, जलवायु और जैव मंडल, ये तो क्या हो गए बेटा, ये तो सर एक्टिव हो गए। कौन कौन एक्टिव है, कौन है एक्टिव, एक्टिव ही हो गए ना भैया, ये और क्लब एक्टिव रपट पेसिव, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, ये एक्टिव हो गए। और रपट पेसिव, रपट, ये रपट पेसिव हो गया, ये पेसिव हो गए, आरपीटी। तो क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, एक्टिव, रपट पेसिव, आरपीटी पेसिव। आरपीटी कौन आ गया, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल एंड टोपोग्राफी। चलिए ये भी बताते हैं क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या जोफे ने ऐसा क्या मिला जोफे अंकल को कि इन्होंने ऐसे कहा। इन्होंने एक्टिव उसको कहा जो एनर्जी देते हैं। देखो इन 5 फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं ना, उसको डिवाइडेड कर दिया जोफे भैया ने, जोफे अंकल ने 2 ग्रुप में। एक तो कौन सा ग्रुप है, एक्टिव फैक्टर्स, ये रहे मीर मारा रे, एक्टिव फैक्टर्स दिख रहे, देखो देखो सबको दिख रहे हैं। देखिए 2 बार को मार दिया इन्होंने, ये सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है। कौन है, बोला सर सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स है, राइट है। ये देखो एक्टिव, एक्टिव तो क्लाइमेट बायोस्फीयर रे बने जार रे मारा क्लब होवे एक्टिव। और पेसिव कौन हो गए, ये आपका रिलीफ हो गया। रिलीफ कह दो, टोपोग्राफी कह दो, एक ही बात है। रिलीफ कह दो चाहे टोपोग्राफी कह दो, एक ही बात है बाबा। तो ये रिलीफ हो गया आर, फिर आपका ये पेरेंट मटेरियल हो गया पी, और टी हो गया टाइम। क्लाइमेट को 2 भागों में बांटते हैं, रेनफॉल को अलग पढ़ेंगे, टेम्परेचर को अलग पढ़ेंगे। आपकी बुक में से ही है रे बाबा, अरे बाबा, अरे बाबा। बढ़िया दिख रहे क्या सांप, दिख रहे सांप, दिख रहे क्या भाई, दिख रहे सर, दिख रहे सर। तो बीर मारा रे सॉइल फॉर्मेशन फैक्टर 2 टाइप का हो वे रे, एक एक्टिव दूजो पेसिव हो वे रे। क्लाइमेट तो एक्टिव फैक्टर होवे, बायोस्फीयर एक्टिव फैक्टर होवे, क्लब एक्टिव रपट पेसिव, मस्त है। फिर क्लब में भी जो क्लाइमेट में क्या है, क्लब में रेनफॉल और टेम्परेचर दोनों आते हैं। ये एग्जाम में आ सकता है स्केच। पिछली बार क्या था, ये आया था आपके, ये आपकी बुक में से फोटो है।
सर दिख ही ना रहा हो। अब बुक में है ना, तेरी बुक में। सर फिर आप बोर्ड पे कैसे समझाओगे? तुम तेरी बुक में है ना। सर प्लीज इसको दूसरे तरीके से कोई हिंदी में दिखा दो ना। पेश है हमारे खुद के द्वारा बनाया हुआ नया डायग्राम। टर 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 टर। देखो ये उसी बुक वाले डायग्राम को दीपक जी सर ने मिलके, मतलब थोड़ा हेल्प मैंने भी किया हल्का फुल्का, और उन्होंने मिलके ना इसको चेंज कर दिया। देखो कितना मस्त बना दिया, हिंदी में बना दिया, कितना अच्छा कर दिया, शानदार कर दिया। चीज वही है, माल मतलब मेटेरियल वही है, बट ये नए अंदाज में, नए है ना, दिखाने में मस्त लग रहा ना। क्या सुंदर लग रहा। थोड़ा क्वालिटी दिख रही है कि थोड़ा सा कैमरे से और देख लो, इसको दिखा दो पास से। ये लिखे हुए, कोई बच्चा लिखना चाहे हिंदी में, कोई हिंदी में लिखना चाहे तो उसके लिए और अच्छा कर दो जी, साफ सुथरा सा। देखो यहां पर लिखा हुआ आपकी बुक में, देखो ग्लेशियल एक्शन। ग्लेशियल एक्शन बोले तो भाई साहब जो नदियां चलती है ना बर्फ की, सी बर्फ के साथ कल पड़ा ग्लेशियल, वो बाहुबली वाला, उसका एक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है सॉइल फॉर्मेशन। करेक्ट। उसके बाद क्लाइमेट, और क्लाइमेट में भी जस्ट हमने दो फैक्टर पढ़े, टेम्परेचर और रेनफॉल, तापमान और वर्षा। जिस बच्चे को हिंदी में लिखना वो लिख सकता है, जिसको देखना वो देख सकता है, देखने का कोई पैसा नहीं, जिसको लेना है वो ले सकता है। कंपनी ने इसकी कोई कीमत ना रखी। बाजार में जाओगे 10,000 का कोर्स मिलेगा, इधर फ्री में चल रहा है बाबा, और एक नंबर चल रहा है, हिंदुस्तान का नंबर 1 क्लास चल रहा है आपका। ऐसा इतना मेहनत करके सारे जो टीचर्स वगैरह सब मेहनत करके आपके लिए ला रहे हैं। और ये देखिए क्लाइमेट में दो फैक्टर आपकी बुक में लिखे हुए, टेम्परेचर, और जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में लिख सकता है। ये हिमनद आपका हो गया, ग्लेशियल एक्शन है ना, इससे भी फर्क पड़ता है प्लांट्स के ऊपर। केमिकल एक्शन, इसका फर्क पड़ता है। इसके बाद इधर आओ, देखो बराबर में लिखा हुआ आपके प्लांट्स के बारे में, है ना, पादपों के बारे में या वृक्षों के बारे में। तो वृक्षों की जड़ों से भी सॉइल फॉर्मेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। सॉइल में एल्गी और बैक्टीरिया, मृदा शैवाल और मृदा के जीवाणु, इनका बड़ा रोल है। और सॉइल, ये पिछली बार आया था बोर्ड में, ओ क्वेश्चन, हाँ ओ क्वेश्चन, गई बार, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था, ये वाला, ये डायग्राम आया था। ये वही है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये डायग्राम आया था पिछली बार बोर्ड एग्जाम में। सर वो किया मन लो, अरे बहुत इजी है, हिंदी में लिख ले इसको। ये रहा, वो बुक में इंग्लिश में दिया हुआ है, हिंदी में लिख ले, बहुत इजी है। सर तो हार्ड, अरे हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इधर आपका ग्लेशियल एक्शन मतलब हिमनद क्रिया, इधर रासायनिक अभिक्रिया, इधर जलवायु में क्लाइमेट आ गया, बरसात आ गई। इधर पौधों में, पौधे कौन कौन है जो इसको हेल्प करते हैं मतलब सॉइल फॉर्मेशन में, तो ये आपका रूट का एक्शन आ गया, ट्रीज का रूट एक्शन ऑफ द ट्रीज या एक्शन ऑफ द रूट ट्रीज, ऐसे कर लेना है ना, ऐसे इस तरह से होगा। दूसरा आपका वो एक ही बात है, सॉइल एल्गी और बैक्टीरिया आ गया, मतलब मृदा शैवाल और बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु आ गए, और मृदा कवक आ गई। इधर देखो बहुत सारे एनिमल है जो मिट्टी को बनाने में बड़ा हेल्प करते हैं, बिल खोदते रहते हैं। देखो केचुए दिखाऊंगा, नहीं केचुए तो देख रहे क्या आपने, पॉकेट गोफर, छोटे छोटे जानवर आते हैं, मोल एक चूहे जैसा जानवर आता है, बुल स्नेक एक सांप आता है जो मिट्टी को खोदता है, बुल स्नेक, डिगर ततैया टाट्यो आवे, बिल खोद बाड़ो, मिट्टी खोद बाड़ो, ओ टाट्या भी खोद लगा, हाँ चिट्टियां तो खोदती है सर, मैनू भी आता है ना, दिख रहा है भाई, दिख रो देखो केचुए अर्थवर्म इस साइड के अंदर, पॉकेट गोफर मोल्स, बुल स्नेक सांप, बिना फंड वाला आता है, डिगर ततैया जिसको आप कहते हैं डिगर वेस्प, और चींटियां, ये सारे। तो क्या आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए, मुझे साइड में हट जाना चाहिए। जिस बच्चे को लेना वो ले सकता है और आराम से बैठ के इसकी हिंदी कर सकता ही, बुक में लिख सकता ही। हो गया भाई, हो गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया। चलिए अब आप कहोगे सर प्लीज ये दिखाओ ना, केचुए क्या होते हैं, पॉकेट गोफर क्या होते हैं, मोल क्या होते हैं, बुल स्नेक क्या होते हैं, डिगर ततैया है ना, ये क्या होते हैं, ये चींटियां क्या होती है। तो मैं आपसे ये दिखाने के लिए थोड़ा सा है ना, सॉरी भी नहीं बोलूंगा, दिखाऊंगा। चलो दिखाता हूं, लेट्स स्टार्ट।
सर केचुए दिखाए जाए, केचुए के साथ पॉकेट गोफर दिखाया जाए और मोल भी दिखाया जाए तो पेश है अर्थवर्म। आया रे उछल उछल केचुआ रे, आया रे उछल उछल केचुआ रे, अर्थवर्म फेरेटिमा पोस्टुमा। लेकिन अगर कभी आपको ना वो बनाना हो, मान लो मेरे को तो है ना वर्मी कंपोस्ट बनाना है, वर्मी कंपोस्ट, तो फिर फेरेटिमा पोस्टुमा बढ़िया नहीं है, तो फिर कौन सा बढ़िया है? फिर तो इसेनिया फेटिडा। 12वीं की बुक में तो उसका नाम लिखा आइसीनिया फेटिडा होता है, वो इसेनिया फेटिडा, इसेनिया फेटिडा। ओ सर इतना सारा केचुआ, ए लॉट ऑफ, बहुत सारे केचुए, खूब सारे केचुए। चले दूसरा दिखाओ सर, तो पेस है, कौन सा से? पेस है, कौन सा से? ये है पॉकेट गोफर। ओ सर कि तो मस्त, ये सब मिट्टी को बनाने में बड़ा रोल है एनिमल्स का। पॉकेट गोफर सर गिलेरी है, अरे नहीं गिलेरी नहीं है सर, गिलेरी जैसी है, हाँ जैसी हो सकती है, मना नहीं कर रहा, बट ये पॉकेट गोफर है सर। ये कहां से? अरे अभी तो दिखाया था साइड में लिखे हुए थे उस डायग्राम के, वो दिखा रहा हूं। अच्छा वो है क्या? तो मॉल्स, ये मिट्टी खोदने वाले, देखो तो कौन आया है? मॉल अंकल आए हैं, मिट्टी खोदने आए। सर एक बार इनका इफेक्ट दोबारा दिखाओ, ले अर्थवर्म दिखाए जाए, टरे 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 टरे, पॉकेट गोफर दिखाए जाए, टरे 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 टरे। सर अब लास्ट में ना मोल भी दिखा दो। खोदे, ये इनके खानदान भी इसी काम में लगे हुए मिट्टी खोदने में, करेक्ट। चलो सांप बुलाया जाए, बोले तो बुल स्नेक, स्नेक स्नेक, वाओ बुल स्नेक। ये बुल स्नेक है, मिट्टी खोदते हैं और जमीन में रहने वाले चूहों को, चूहे की बुआ को, चूहे की ताई को, छोटे छोटे जीवों को मतलब खाते रहते हैं मिट्टी में से। ये सांप मिट्टी खोदता है। एक्सक्यूज मी, शायद आप गलत बता रहे हैं। हमारे पापा ने हमें सिखाया था, टीचर ने बताया था कि सांप कभी बिल नहीं बनाते, वो तो केवल चूहों के बिल में जाते। अरे भाई साहब ये दूसरे सांप है, वो पापा ने बताया, टीचर ने बताया, वो अलग सांप था। पेसे डिगर ततैया, टाट्यो रे टाट्यो, डिगर ततैया टाड्यो टाड्यो टाड्यो। अब तो क्या बच गया? अब तो रह गया केवल चिटिया कलैया वे, खोद दे मिट्टियां भैया वे। ये सारे आ गए, वो सारे आ गए और डायग्राम के साइड में लिखे हुए हूं। सर मजा आ गया, अब तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया वो डायग्राम। चलिए एक बार फिर से दिखाता हूं आपका डायग्राम। ये आपकी बुक का डायग्राम है, ये इधर लिखे हुए देखो, ये अर्थवर्म, पॉकेट गोफर, मोल्स, बुल स्नेक्स, डिगर वेस्प एंड ऑन्ट्स, इधर वाले उनको दिखाया मैंने, ठीक है। ये एनिमल है, इधर वाले प्लांट्स है, ये तो जिसमें एल की फंजाई जरूरत नहीं दिखाने की, ये वाले दिखाए, केचुए, पॉकेट गोफर, मोल, बुल स्नेक, डिगर ततैया। एक बार और सर, पेसे अर्थवर्म, पॉकेट गोफर, मोल्स, सही चल रहा है। उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद क्या था? सांप, बुल स्नेक, मिट्टी खोदने वाला। फिर आपका डिगर वेस्ट, टाट्यो ततैया, और लास्ट में चीटिया मतलब चीटी आंट। ये सब मिट्टी खोदते हैं, दिन में भी खोदते हैं, रात में भी खोदते हैं, ठीक है। चलिए एक एक फैक्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले फैक्टर पढ़ते हैं अपन, एक्टिव फैक्टर। एक्टिव को एक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना पता क्या करते हैं, ये मृदा निर्माण के द्रव्यमान का या तो स्रोत होते हैं। मृदा निर्माण के द्रव्यमान का स्रोत मतलब जो मिट्टी का जो बनेगा ना बॉडी, या तो उसका सोर्स है, या फिर उसको अफेक्ट करने वाली दशाएं पैदा करते हैं, है ना भाई। देखो उसको क्यों बोलते हैं? सक्रिय कारक या तो एक्टिव नहीं, पहले सॉरी एक्टिव है ना, पहले तो सॉरी बेटा, वो पैसिव बोल गया मैं। एक्टिव तो एनर्जी देते हैं। बेर मारा रे एक्टिव दिवस एनर्जी, द्रव्यमान जो बॉडी है, जो रोक से उस पर काम करने के लिए एनर्जी देने वालों को एक्टिव कहा जाता है।
एक्टिव तो एनर्जी देते, एक्टिव तो एनर्जी देते, मिट्टी को बनाने के काम आती, मिट्टी को बनाने के। तो एक्टिव फैक्टर्स प्रोवाइड एनर्जी, है ना। एक्टिव पहले बता रहे ना, पैसिव पहले पैसिव बोल गया था भाई, स्रोत होते हो पैसिव में आता है। एक्टिव तो ऊर्जा देते, एक्टिव तो उस ऊर्जा से क्या करते हैं, फिर जो भी द्रव्यमान है रॉक्स वगैरह उनको तोड़ा जाता है और मिट्टी बनाई जाती है। तो एक्टिव का काम ही क्या है, एक्टिव या सक्रिय कारक क्या करते हैं, एक्टिव फैक्टर्स बोले तो क्लब, क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, ये दोनों एनर्जी देने वाले हैं। और वो द्रव्यमान पर बोले तो बॉडी पर या सॉइल मास पर, है ना, रॉक्स पर, उन पर ये काम करते हैं, फिर उनकी वो एनर्जी उनको तोड़ती है मान लो एक तरह से। तो बेर मारा रहे एक्टिव दिवस एनर्जी, एनर्जी रॉक्स टूट जावे रे और मिट्टी बाना बाने जावे। तो एक्टिव बिरा रे दिवस, एक्टिव फैक्टर्स प्रोवाइड एनर्जी विच वर्क्स ऑन द बॉडी और टू फॉर्म सॉइल। ये बॉडी या मास कौन है, या रॉक्स, रॉक्स, रॉक्स। तो एनर्जी देते हैं, रॉक्स टूट जाती है। कौन कौन है, अभी तो बताया, क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव। एक तो जलवायु और एक आपका जैव मंडल, बायोस्फीयर। क्लब एक्टिव, क्लब एक्टिव, रपट पे सेव। ये देखो बायोस्फीयर है पूरा, कोई पक्षी उड़ रहा है, कोई जो है ना एनिमल्स आ रहे हैं आ रहे हैं, ये सब मिट्टी तोड़ने में लगे हुए, रात दिन आपके लिए काम कर रहे हैं। बायोस्फीयर में आते हैं, जैव मंडल में। और दूसरा कौन आ गया, क्लाइमेट। तो क्लब एक्टिव। चले पैसिव की बात करते हैं, ये तो एनर्जी देते हैं। एक्टिव वाला क्या है, सर एनर्जी देते हैं जिससे सॉइल वो रॉक्स टूट जाती है, उससे मिट्टी बन जाती है उस एनर्जी से। और दो आगे क्लब मतलब क्लाइमेट और बायोस्फीयर। अब लेते हैं पैसिव। पैसिव क्या करते हैं, वो बॉडी होते हैं, या तो वो बॉडी होते हैं जिसको टूटना है, मतलब रॉक्स होते हैं, या फिर उसको अफेक्ट करने वाली दशाओं को क्रिएट करते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो निष्क्रिय कहलाते हैं। तो ऐसे कारक जो मिट्टी बनने के लिए जो द्रव्यमान है, या तो उसका स्रोत ही होते हैं, रॉक्स खुद ही होती है ना, जैसे पेरेंट मटेरियल खुद ही है वो, या फिर उसको अफेक्ट करने वाली जो दशाएं हैं, जो कंडीशंस है, उन वो होते हैं सारे। तो वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य के या तो द्रव्यमान के स्रोत होते हैं, यानी कि रॉक्स होती है, या फिर रॉक्स को तोड़ने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो उत्पन्न करते हैं, दशाएं उत्पन्न करते हैं, है ना भाई। तो वे कारक जो मृदा निर्माण कार्य के द्रव्यमान के स्रोत होते हैं, या उसको प्रभावित करने वाली दशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब दशाएं उत्पन्न करते हैं, वो पैसिव फैक्टर कहलाते हैं। द फैक्टर विच रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन मास एंड द कंडीशन अफेक्टिंग इट आर कॉल्ड पैसिव फैक्टर्स। दो चीजें याद करनी है, या तो वो रॉक्स ही होंगे, या फिर उनको तोड़ने के लिए दशाओं को उत्पन्न करेंगे, कंडीशंस को क्रिएट करेंगे, अफेक्ट करेंगे या कंडीशंस को, वो कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसका मतलब कुल मिला के ये, हाँ, उनके लिए आधार देंगे, ये सक्रिय कारकों को, यानी कि एनर्जी आएगी, उसको एनर्जी कहां लगे उसकी जगह है ये, वो है। ठीक है भाई। तो दिस प्रोवाइड बेसिस फॉर द सॉइल फॉर्मेशन टू एक्टिव फैक्टर्स। आते कौन कौन है, अभी तो बताया था, रपट 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 बोले तो रिलीफ, रिलीफ को टोपोग्राफी बोलते हैं बेटा, स्थलाकृति, पेत्रक पदार्थ और समय, ये तीनों है। ठीक है। तो क्लब तो एक्टिव है, एनर्जी देते हैं, रपट तो पैसिव है, खुद ही वो बॉडी या रॉक्स होते हैं, या फिर रॉक्स को तोड़ने वाली कंडीशंस क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते हैं। समझ में आ गए। अब एक एक को शुरू करना पड़ेगा। क्यों भाई, कर दूं? चलिए शुरू करते हैं एक एक फैक्टर को। क्लाइमेट, क्लाइमेट स्टार्ट किया जाए। आ गया क्लाइमेट तो एक्टिव फैक्टर, एनर्जी देता है। क्लाइमेट तो एक्टिव फैक्टर, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। अब क्लाइमेट की भी आपको ध्यान हो, दो बात आई थी उसमें, एक तो टेम्परेचर आया था, डायग्राम में इधर लिखा हुआ था भाई साहब, है ना, एक तो टेम्परेचर और एक बरसात, दो आएगी, इन दोनों को पढ़ेंगे, टेम्परेचर और बरसात को पढ़ेंगे। ठीक है भाई, टेम्परेचर और बरसात। अब ले लेते हैं पहले एक बार तो बरसात को ही ले लेते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें पढ़ाऊं क्या करती है बरसात रे, बरसात रे।
बरसात में जो पानी आता है वो मिट्टी के कटाव को अफेक्ट करता है। अपर्दन क्या होता है सर? कटाव, इरोजन। और दूसरा अंतःस्रवण यानी पानी के नीचे जाने को अफेक्ट करता है, परकोलेशन को अफेक्ट करता है। करता है कि नहीं करता है? 100% करता है। देखो पानी की मात्रा, एक तो पानी कितना आ रहा है कितना, उससे कटाव अफेक्ट होगा, मिट्टी का कटाव। और दूसरा पानी का नीचे जाना जिसको आप बोलते हैं परकोलेशन, एस्कोलेशन, परकोलेशन। मैं एक फोटो ढूंढ रहा हूं जिसके ऊपर ये ना लग जाए खाली। चलो यहां समझाता हूं ना, यहां समझाता हूं। कुछ बच्चों को तो बहुत गजब आता है, जो ऑफलाइन के बच्चे हैं वो तो भयंकर किंग बने हुए इसके। मैं परकोलेशन ये सिखाता हूं क्या होता है। देखो परकोलेशन ए तुम्हारी सॉयल है, सॉयल का सरफेस है, इसमें जो पानी एंट्री मारता ना बाबा, ये तो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। अब वो जो बच्चे ऑफलाइन वाले वो कहेंगे सर ये तो मेरे को आता है, और तो बेटा सबको नहीं आता ना, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो हिंदी में आप ढूंढ लेना नाम, है ना। एंट्री ऑफ द वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। कई बच्चों के लिए बहुत तगड़ी चीज है जो नहीं जानते हैं वो, कई बच्चे तो ऐसे जो लाइफ टाइम कंफ्यूज चलते हैं इनको लेके कि कौन सा इनफिल्ट्रेशन है कौन सा परकोलेशन है। तो बेटा पानी का मिट्टी में घुसना ना, वो तो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। घुसने के बाद पानी अगर अकेला ही नीचे जा रहा है ना, तो ये अभी आपका जो शब्द आया था ना अंतःस्रवण, उसको बोलते हैं अंतःस्रवण या परकोलेशन। जो बच्चे परकोलेशन जानते हैं वो अंतःस्रवण को अंडरलाइन करके परकोलेशन लिख लेना, ठीक है भाई। फिर अगर ये पानी ना अपने साथ मिनरल को भी ले जाता है, वाटर और मिनरल दोनों जाते हैं, मान लो जल प्लस खनिज लवण या पोषक तत्व भी चले जाते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है लेचिंग। कौन सा चेंग? लेचिंग, अपक्षालन। ये मजा आ गया सर, अब तो मेरे को समझ में आ गया। एक होता है इधर चला मैं उधर चला, वो किधर भी जा सकता है, ऊपर नीचे भी जा सकता है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया और सीपेज हो गया। ये सीपेज है, रिसाव, इसको ना कई बार रिसाव बोल देते, सीपेज। वैसे तो ये चारों तरफ हो सकता है, यूं भी जा सकता है एक साथ यूं, लेकिन मेनली ये हॉरिजेंटली जाता है, ठीक है। और कभी कभी पानी ऊपर का ऊपर ही बह जाता है, आता ही नहीं जमीन पे, आई से ऊपर का ऊपर ही बह जाता है, अंदर आता ही नहीं। उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? बच्चे कहेंगे सर रन ऑफ करेंगे, रन ऑफ, रन ऑफ, क्या बोलेंगे उसको? रन ऑफ। और कभी कभी पानी यूं चला जाए, मान लो ऊपर का ऊपर ही उड़ जाए, पानी रे उड गो रे वापसी, वो तो इवापोरेशन रे, आर 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 आर, वो तो हो गयो रे वाष्पीकरण। वाष्पीकरण है, वाष्पीकरण, वाष्पी वाष्पे। और अगर पौधे में से निकले तो पौधे में से तब वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ये परकोलेशन है। तो क्या लिख लिया होगा सबने, या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता ही है ना, क्योंकि ये बाद में बहुत काम आएंगे, बहुत काम आएंगे, जबरदस्त वाले, बहुत तगड़े काम आएंगे बेटा, भयंकर काम आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तगड़े तगड़े आएंगे। तो देखो अंतःस्रवण जो है ना पानी का परकोलेशन, तो पानी की मात्रा कटाव को भी अफेक्ट कर रही है, बोले तो इरोजन को भी कर रही है, और अंतःस्रवण को भी कर रही है, बोले तो परकोलेशन को भी कर रही है, ठीक है भाई। अब द अमाउंट ऑफ वाटर अफेक्ट द बोथ इरोजन एंड परकोलेशन। अब देखिए क्या होता है, जो परकोलेशन है वो लीचिंग भी तो कर रहा है, अपने साथ वो ले जा रहा है, साल्ट्स को गोल गोल के नीचे ले जा रहा है, या फिर जैसे अपन पढ़ते हैं ना वो A2 से B2 ले जाता है, आयरन को, एल्यूमिनियम को, क्ले को, वो भी करता है ना। तो देखो अंतःस्रवण बोले तो परकोलेशन, लीचिंग, अपने साथ पानी अकेला जा रहा है, अपने साथ लवणों गोल के लिए तो लीचिंग भी कर रहा है। इसके अलावा वो जाके जमा भी तो हो रहे ना, इल्यूविएशन, वो भी तो कर रहा है। तो परकोलेशन लीड्स टू लीचिंग, और इल्यूविएशन कह सकते हो, एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन को बोलते हैं ILLU, इन दोनों को अफेक्ट करता है। तो जब भी कोई पानी जाता लेचिंग लेचिंग, बेर मारा लेचिंग लेचिंग,
परकोलेशन जो पानी नीचे जा रहा है उससे लीचिंग हो रही है और जाके मटेरियल जमा हो रहा है और उससे होराइजन का डेवलपमेंट होता है, A2 से B2 जाता है। सही है। चलिए ये तो पानी की बात होगी, पानी हो तब। एक बार मैं रिपीट करूं क्या? मैं कर देता हूं भाई साहब। आप पढ़ रहे हैं क्लाइमेट, क्लाइमेट इसका एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। बरसात तापक्रम की बात चल रही है, दो भागों बांटे क्लाइमेट को, पहले बांट चुके हैं। पहले बरसात की बात करें तो पानी की बात करें। पानी कटाव अफेक्ट करता है बेटा, इरोजन को या अपर्दन या कटाव को, पानी के नीचे जाने को अफेक्ट करता है। इसके अलावा जब पानी नीचे जाएगा तो लीचिंग और जमा हो जाएगा नीचे जाके मटेरियल, वो दोनों प्रोसेस हो जाएगी जिससे होराइजन का डेवलपमेंट हो जाता है, मतलब सेंसर बन जाते हैं। A2 से B2 जाके तो B2 बन गया हूं, ठीक है भाई। अब चलते हैं जहां पानी नहीं हो वहां क्या होगा? सूखी जलवायु हो, है ना। सूखी जलवायु हो, जहां पे उपाद्र क्षेत्र हो, मतलब सब उमिड रीजन हो, जहां पानी या तो मीडियम है या बिल्कुल ही कम है, वहां पर क्या होगा? तो वहां पर भाई साहब पानी बहुत उड़ता है। सूखी जलवायु में या उपाद्र क्षेत्रों की जो मृदा है वहां पर पानी का वाष्पन हो जावे, इवापोरेशन हो जावे, पानी उड़ जावे, या फिर वाष्पोत्सर्जन हो जाए, ट्रांसपायरेशन। क्यों भाई? इन दोनों में क्या फर्क है बताओ, कमेंट करके बताएं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। वाष्पन, जिसको आप वाष्पीकरण भी कहते हैं, और वाष्पोत्सर्जन में क्या फर्क है? इंग्लिश में बोले तो देखो ये वाला इवापोरेशन और ट्रांसपायरेशन में क्या फर्क है? आप पता क्या करने वाले हैं? मुझे पता आप ये करने वाले हैं सर, वाष्पोत्सर्जन ना एक जैविक क्रिया है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल, जैविक, क्योंकि ये पौधे के ना अंदर से होता है। ओ हाँ, अंदर से, हाँ अंदर से, स्टोमेटा के द्वारा। और इवापोरेशन है ना, ये फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल, भौतिक प्रक्रिया बेटा। ये किसी भी सरफेस से हो सकता है, जैसे बरसात का पानी पौधे के ऊपर गिरा, उड़ा, इवापोरेशन। जमीन के ऊपर उड़ा, इवापोरेशन। हमने खेत में पानी दिया, उड़ गया, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, समझ में आयो? तो आपको बताएंगे भाई सूखा एरिया हो तो क्या हो? बेर मारा रे सूखा अगर हो एरिया, या फिर सब ह्यूमिड एरिया रे, तो वहां तो पानी उड़ जावे रे, सूखा में पानी उड़ जावे। और पानी उड़ने से क्या होगा रे बाबा? खनिजों का अपक्षय होगा, ये वाला फिजिकल वेदरिंग होगी। याद है किसको फिजिकल वेदरिंग? जब पानी नहीं था फिजिकल वेदरिंग, जब पानी था केमिकल वेदरिंग। तो ये वाला हो जाएगा बेटा वेदरिंग, देखो लिखा हुआ है। तो शुष्क और उपाद्र क्षेत्र जो है सब उमिड रीजन, ड्राई एरिड एंड सब उमिड, वहां पर पानी का वाष्पन ज्यादा होता है, वाष्पन से नुकसान या ह्रास होता है या लॉस होता है, और खनिजों का अपक्षय भी होता है। द वाटर प्रेजेंट इन द सोइल ऑफ ड्राई एंड सब उमिड रीजन इज लॉस्ट थ्रू इवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन व्हिच आल्सो रिजल्ट इन द वेदरिंग ऑफ द मिनरल्स। और दो, मृदा में जो घुलनशील लवण है ना, वो कम बरसात से लीचिंग नहीं होगी उनकी। जब कोई बरसात होती कम, न्यूट्रिएंट की लीचिंग नहीं होती। देखो मृदा में घुलनशील पदार्थ जो सीमित बरसात हो रही है, सीमित बोले तो कम, लिमिटेड, तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर का मतलब लीचिंग नहीं होगी वो। और मिट्टी हमेशा पोषक तत्वों से परिपूर्ण होगी। ये फायदा हो गया कम बरसात होने का, क्योंकि ज्यादा बरसात क्या करती है? लवण क्षारों की लीचिंग करके मृदा को अम्लीय बना देती है। लेकिन यहां बरसात अगर कम हुई तो लवण क्षार जमीन के अंदर, मतलब ऊपर ही रहेंगे, बाहर मतलब, बाहर का मतलब जड़ क्षेत्र से नीचे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर दिक्कत दूसरी आ गई, तो बरसात कम होने से, कम बरसात या कम नमी से क्या हो रहा है? जैविक अंश कम हो गया, फिर जीवांश पदार्थ कम हो गया। देखो एक फायदा एक नुकसान। बरसात कम होने का क्या फायदा हुआ? कि भाई साहब लवण क्षारों की लीचिंग ना हुई, ऊपर ही भरे पड़े, वो बाहर नहीं निकले मिट्टी से। मिट्टी का मतलब मिट्टी 15 सेंटीमीटर के उसके नीचे नहीं गई, और मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर है। लेकिन दूसरा क्या हो गया? देखो बरसात कम हुई तो फिर जीवांश कम हो गया, पेड़ पौधे कम हो गए, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, है ना। अब इसका उल्टा करो, अगर बरसात ज्यादा हो रही है तो वहां पर जैविक क्रियाएं ज्यादा हो रही है, और जीवांश पदार्थ भी आपको ज्यादा मिलेगा रे बाबा। समझ में तो आगा। The soluble substance in the soil are not able to go out का मतलब लीचिंग नहीं होगी, ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल। फायदा,
एंड आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट मस्त रहेंगे, फायदा। अब नुकसान सुनो लेकिन, बट इन कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर लो है द ऑर्गेनिक कंटेंट इज फाउंड टू बी लेस, तो ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया भाई साहब, तो बात वही है। वेयर एज इन ह्यूमिड रीजन, ज्यादा नमी वाले एरिया में, ड्यू टू मोर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, ज्यादा एक्टिविटी होती है, प्लांट्स भी ज्यादा होते हैं, माइक्रोब्स ज्यादा होते हैं, द परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मोर। तो फायदा भी कम बरसात का, नुकसान भी कम बरसात का। फायदा क्या हुआ, ऑर्गेनिक वो जो न्यूट्रिएंट है उनकी लीचिंग नहीं हुई, तो न्यूट्रिएंट ऊपर पड़े हैं। नुकसान क्या हो गया, पेड़ पौधे ही नहीं है, माइक्रोब्स की एक्टिविटी नहीं है, तो जीवांश पदार्थ कम हो गया। जबकि नमी वाले में क्या हुआ, नमी वाले आर्द्रक क्षेत्रों में क्या हुआ भाई साहब, जैविक क्रियाएं ज्यादा हो रही है, प्लांट्स ज्यादा उग रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो रहा है, बस मजे ही मजे है भाई साहब। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? ये जो क्या आपकी बुक में लिखा हुआ है, मृदा में घुलनशील पदार्थ सीमित बरसात से बाहर नहीं जा सकते, मतलब लीचिंग नहीं हो सकती, इसलिए मिट्टी पोषक तत्वों से परिपूर्ण होती है। लेकिन बात वही है, कम नमी में जैविक अंश कम हो जाता है। आर्द्रक क्षेत्रों में क्या है, जैविक क्रियाएं ज्यादा होती है और जीवांश पदार्थ ज्यादा होता है। इंग्लिश में लिखा द सोल्यूबल सबस्टेंस, लिखा द सोल्यूबल सबस्टेंस इन द सोइल आर नॉट एबल टू लीच डाउन ड्यू टू लिमिटेड रेनफॉल एंड आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बट इन द कंडीशन ऑफ लो ह्यूमिडिटी द ऑर्गेनिक मैटर इज फाउंड टू बी लेस। वेयर इन ह्यूमिड रीजन, नमी वाले एरिया में, ड्यू टू मोर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मोर। ज्यादा बरसात से पेड़ पौधे ज्यादा हो गए, सीधी सी बात है। आयो भाई, अब आओ थोड़े नमी वाले क्षेत्रों में। पानी चाहिए, आर्द्रक क्षेत्रों की मृदाओं में जो वेदरिंग होगी, पौधों की वृद्धि होगी, उसके लिए पानी चाहिए, केमिकल वेदरिंग के लिए, समझ में आया? तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होगी, ऐसे क्षेत्रों में क्या होगा, बरसात की अधिकता और अपक्षय में वृद्धि होगी। अगर नमी ज्यादा है तो ज्यादा होगी वेदरिंग, वेदरिंग होगी भाई साहब। आप सोचो एक चट्टान है जो गीली है वो जल्दी टूटेगी, केमिकल वेदरिंग भी ज्यादा होगी, है ना। और बरसात तो फिजिकल भी होती है, बरसात का पानी बह के आता है, चट्टानों को तोड़ के ले जाता है। तो अगर ज्यादा बरसात वाला एरिया आर्द्रक क्षेत्र है तो वहां पर अपक्षय प्रक्रिया ज्यादा होगी, पौधों की वृद्धि के लिए पानी भी मिल जाएगा वहां, और ऐसे क्षेत्रों में बरसात अधिकता होने से, अपक्षय ज्यादा होने से कले बन जाएगी। कले बन गिरे ज्यादा बरसात वाला एरिया में, और भीर मारा कले। ये आई समझ में, जब नमी होती है ज्यादा, वेदरिंग ज्यादा होती है, वेदरिंग ज्यादा होती है, पौधों की वृद्धि भी ज्यादा है, पौधों की, क्योंकि पानी है। अब ऐसे क्षेत्रों में क्या हो गया, जब बरसात हो गई ज्यादा, वेदरिंग भी ज्यादा होगी, वेदरिंग ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा होगी, तो बारीक कण बढ़ जाएंगे, लास्ट वाले कण बढ़ गए। सबसे बारीक कण कौन से होते हैं, मतलब वेदरिंग होती गई होती गई होती गई, और सबसे बारीक कण बढ़ गए 0.002 mm से कम वाले, तो कले बढ़ गई, सीधी सी बात है। जब इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में आओ, देखो द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड रीजन, ज्यादा नमी वाली मिट्टियां हैव द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, उसमें पानी ज्यादा होता है फॉर द वेदरिंग प्रोसेस के लिए एंड प्लांट ग्रोथ के लिए, पौधों की वृद्धि भी ज्यादा हो रही है, वेदरिंग भी ज्यादा हो रही है, पानी ज्यादा है तो नमी से। हेंस इन सच रीजन, ऐसे क्षेत्रों में क्ले बन जाएगी, क्ले इज फॉर्म ड्यू टू एक्सिस रेनफॉल एंड इंक्रीज्ड वेदरिंग। मजा आ गया रे बाबा, मैनू तो तगड़ा मजा आ गया, मस्त मजा आ गया। कबीर मारा रे, अगर हुई बरसात ज्यादा, वेदरिंग ज्यादा हो रे, पौधा की वृद्धि ज्यादा हो रे, अगर हुई बरसात तो वेदरिंग बहुत ज्यादा होगी, मतलब टूटते टूटते फाइनल स्टेज आ गई, कले बन गई। तो ऐसी मिट्टियों में क्या बन जाती है, मर्तिका बन जाती है, मर्तिका। अरे मर्तिका कले को बोलते हैं, कले को, कले को। इसका मतलब बरसात ने बहुत अफेक्ट किया रे, मैंने तो मजा आ गया रे बाबा। देखो क्या बन गई, कीचड़ में कले बन गई। ज्यादा है बरसात, ज्यादा वेदरिंग अपक्षय, ज्यादा है बरसात, ज्यादा पौधे हो गए तो काली ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, और बरसात ज्यादा होने से और वेदरिंग ज्यादा होने से क्ले बढ़ गई, है ना। ह्यूमिड रीजन में क्या हुआ, ज्यादा पानी है वेदरिंग के लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए, और ऐसे रीजन में क्ले बन गई, क्ले बन गई, ठीक है। पादप वृद्धि ज्यादा होने से ये बढ़ गई। सही चल रहा है कि भाई साहब। अब थोड़ा टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। अभी तक किसकी बात हो चुकी है, सर बरसात की, पानी की। अब आओ टेम्परेचर। मिट्टी में टेम्परेचर भी कोई छोटा मोटा आदमी ना है भाई साहब, बहुत अफेक्ट करता है। द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज हाईली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। क्या क्या करता है ये, मृदा की भौतिक दशा को,
या मृदा की भौतिक क्रिया को, जैविक क्रिया को, रासायनिक क्रिया को अफेक्ट करता है ना। तो इट अफेक्ट, दिस की जगह इट ज्यादा बढ़िया रहेगा टेम्परेचर के बाद। टेम्परेचर अफेक्ट्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सॉइल। इसके द्वारा मृदा की भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाएं प्रभावित। किसके द्वारा? टेम्परेचर की बात चल रही। इतनी देर बरसात की बात चल रही थी, अब टेम्परेचर पे आ गए हम तो भाई साहब टेम्परेचर पे घूम रहे हैं आजकल। क्यों? आपको ध्यान है टेम्परेचर कैसे चट्टानों को तोड़ता था? मैनू याद है भाई साहब, जब भी कोई टेम्परेचर बढ़ता, बढ़ जाती चट्टान रे। इसका मतलब मृदा निर्माण में टेम्परेचर का बड़ा रोल है। देखो, नहीं रोल नहीं है ना भाई साहब, तगड़ा रोल है, तगड़ा। क्योंकि क्या करता है? फुला देता भाई साहब, वो फैला देता। कल तो पढ़ाई था अपन ने, जब कोई टेम्परेचर बढ़ता है रॉक्स का फैलाव होता है, जब कोई टेम्परेचर घटता है रॉक्स से कोड़ जाती है, और जब कोई टेम्परेचर बढ़ता है चट्टानें फैल जाती है, जब कोई टेम्परेचर घटता है चट्टानें सिकुड़ जाती है। देखो, चट्टान और खनिजों के आयतन में प्रसार और संकोचन तापमान ही करता है। द एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रॉक्स का जो वॉल्यूम आयतन बढ़ाने में, और मिनरल का, ये टेम्परेचर ही करता है। बहुत बार पढ़ लिया भाई साहब, 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं। आपने कभी क्यूटेन का नाम सुना? क्यूटेन, अरे क्यूटेम नहीं भाई, क्यूटेम का आगो तुम मार्कन हटे, ईटेम का तो भाई साहब कोई आयु गुना आज तक मार्कन, ऐसे नहीं है। क्यूटेन में बताता हूं आपको। जब भी कोई तापमान बढ़ता 10 डिग्री टेम्परेचर अगर कभी बढ़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है कभी, सोचो कभी टेम्परेचर बढ़ता है 10 डिग्री, कितना बढ़ता है भाई साहब? 10 डिग्री बढ़ता है। कितना बढ़ता है भाई साहब? 10 डिग्री बढ़ता है। सोचो कभी टेम्परेचर बढ़ा 10, टेम्परेचर बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने पर मृदा को, जीवों की जो है ना ऑर्गेनिज्म, उनकी बायोकेमिकल रिएक्शन कितने गुना बढ़ जाती है। अंदर हमारी बॉडी में चल रही जो जैविक अभिक्रियाएं, वो कितने गुना बढ़ गई, उनका कितने गुना इंक्रीज हो गया, वो कहलाता है क्यूटेन। क्या कहलाता है? क्यूटेन। हिंदी बोले तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, हिंदी में थोड़ा व्हाइट ले लेते हैं, चलो। 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या तापमान बढ़ने पर जैव रासायनिक क्रियाएं, जीवों के अंदर होने वाली क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं कितने गुना बढ़ गई, कितने टाइम बढ़ गई, है ना, वही कहलाता है क्यूटेन कहलाता है क्यूटेन कहलाता है क्यूटेन। उसको बोलते हैं क्यूटेन, Q10, उसको Q10 बोलते हैं, Q10। सुना कभी? चलो सोचो कभी ऐसा हो 10 डिग्री तापमान बढ़ा हो और रिएक्शन मान लो होगी डबल। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ते ही बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो गई? मान लेते डबल हो गई, 2 गुना बढ़ गई। तो इस कंडीशन में क्यूटेन का मान आता है 2, और 3 गुना बढ़ गई तो क्यूटेन बराबर 3, 2.5 गुना बढ़ गई तो क्यूटेन बराबर 2.5। नहीं समझ में आया? मान लो टेम्परेचर बढ़ा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिएक्शन, बॉडी की रिएक्शन, वो जितने टाइम बढ़ेगी ना, वो मान लो डबल हो गई, डबल, तो क्यूटेन बराबर 2। मान लेते हो ट्रिपल हो गई, 3 गुना बढ़ गई, पहले से 3 गुना स्पीड हो गई उनकी, तो क्यूटेन इज इक्वल टू 3। मान लेते हो तो 4 गुना बढ़ गई, 4 टाइम्स बढ़ गई, तो क्यूटेन बराबर 4। 10 डिग्री बढ़ेगा टेम्परेचर, रिएक्शन कितने गुना बढ़ी, है ना भाई? मान लेते हैं 10 डिग्री बढ़ने पे रिएक्शन, ना मान लेते हैं 10 डिग्री बढ़ा और रिएक्शन 5 गुना बढ़ गई, 5 टाइम्स बढ़ गई, तो क्यूटेन इज इक्वल टू 5, क्यूटेन इज इक्वल टू 5। लेकिन जनरली पता क्या होता है? क्यूटेन 2 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 ही होता है। देखो क्यूटेन 2 होता है बेटा,
बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। जब भी कोई 10 डिग्री बढ़े टेम्परेचर, 10 डिग्री बढ़े टेम्परेचर, तो रासायनिक अभिक्रिया या जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है, दुगनी। और दुगनी बताओ क्यूटेन क्या आएगा? क्यूटेन तो सर आपने जो बताया उस हिसाब से तो 2 आएगा, तो 2 ही आएगा भाई साहब। जनरली क्यूटेन कितना आता है? 2 आता है सर, 2 बताया था तो 2 ही आ रहा है सर। आपने तो 2 ही बताया था, तो 2 ही बता रहा हूं अभी भी। तो सर फिर भी आपने तो 2 बताया था, तो मैं 2 ही तो बता रहा हूं अभी। जनरली क्यूटेन क्या आता है? 2 आता है सर। आपने 2 बताया था, 2, अरे तो 2 ही आ रहा है। 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी की रिएक्शन डबल होगी, रासायनिक अभिक्रिया कोई भी डबल होगी। क्यूटेन इज इक्वल टू टो टो टो। हो गया भाई, हो गयो सर, आनंद आ गयो। अब मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो वेदरिंग भी बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी सर। वेदरिंग बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने से, खतरनाक बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बरसात होगी। बरसात होगी भाई, टेम्परेचर किसी एरिया का ज्यादा होता है तो बरसात होती है, रेगिस्तानों के अलावा। बरसात होगी, पेड़ पौधे होंगे। वेदरिंग ज्यादा होगी, भी ऊपर भी हो रही थी वो तो ऊपर भी हो रही थी कि जब भी कोई बरसात ज्यादा होए तो वेदरिंग भी ज्यादा हुई बरसात से, और प्लांट ग्रोथ भी ज्यादा हुई, और क्ले बढ़ गई थी। फिर देखो अब फिर वापस आ गया कि मृदा ताप बढ़ा तो अपक से बढ़ गया, क्योंकि बरसात बढ़ गई तो वेदरिंग बढ़ गई, टेम्परेचर से वेदरिंग हो गई, और मृदा में क्ले भी प्रभावित हो गई, यानी मृदा में क्ले की मात्रा बढ़ गई। बढ़ गई कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि बरसात होगी तो क्ले आएगी बेटा, तो क्ले की अमाउंट भी अफेक्ट होती है। हालांकि सब में जरूरी नहीं है। जैसे टेम्परेचर मान लो ठंडे एरिया का बढ़ गया, मान लेते हैं कि बरसात हुई नहीं, बरसात हुई तब तो क्ले बढ़ेगी। बरसात है और गर्मी बढ़ गई तब तो क्ले बढ़ेगी। लेकिन मान लेते हैं कि बरसात हुई नहीं और टेम्परेचर बढ़ गया और पहले सर्दी वाला एरिया था, तो वहां पे उल्टा ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा। उल्टा काम हो गया। देखो देखो क्या लिखा कि मान लेते हैं कि आर्द्रता और बाकी सब कारक है ना, वो तो यथावत है, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं हुआ। आर्द्रता मतलब बरसात नहीं बढ़ी, नमी नहीं बढ़ी, है ना। और ठंडे शीत प्रदेशों में क्या हुआ? मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, तो बताओ क्या होगा? फिर तो पौधे मर जाएंगे, क्योंकि शीत प्रदेशों में पता क्या है, ठंडे प्रदेशों में क्या है, अलग ही पौधे उगे होते हैं जो ठंडे एरिया वाले हैं, और वहां अगर गर्मी बढ़ गई तो वो सारे पौधे मर जाते हैं, और मरते ही जीवांश कम हो जाता। समझो बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, व्हेन द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इंक्रीजेस, मान लो कि औसत वार्षिक तापमान बढ़ गया, व्हेन द ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। अब ह्यूमिडिटी बढ़ी नहीं मान लो, और बाकी फैक्टर भी चेंज हुए ही नहीं, तो क्या होगा? देयर इज ए डिक्रीज इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर उल्टा कम हो जाएगा इन कोल्ड रीजन, ठंडे एरिया में। एक बार फिर से बताता हूं, अगर सब कुछ सेम रहा, ना बरसात बढ़ी, ना कोई और फैक्टर चेंज हुआ, और फिर मान लो किसी ठंडे एरिया में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, और वहां गर्मी बढ़ गई, तो वहां के पौधे तो मर जाने। वो मर जाने हैं। क्यों मर जाने हैं? क्योंकि वहां तो ठंडे वाले पौधे हैं, वहां तो ऐसे पौधे को जो ठंड में उगते हैं, तो मर जाने हैं, और मर जाने तो ऑर्गेनिक मैटर घट जाना है भाई साहब। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है ठंडे एरिया में, लेकिन बरसात नहीं बढ़ रही है और बाकी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो भाई साहब क्या होना है? ऑर्गेनिक मैटर या प्लांट्स कम हो जाने, जीवांश पदार्थ कम हो जाना है। चलो अभी तो सुखाते हैं, आओ सुखाए, मिट्टी को सुखाते हैं। सुखाते देखो क्या बन गई? जब कोई मिट्टी सूखती है सारे लवण ऊपर आते हैं। क्या होता है? देखो, गर्मी ज्यादा और बरसात कम हो तो क्या होता है? शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जैसे होता है, मतलब वहां बरसात कमी होती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो वहां कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इनके कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, ये मिट्टी में ऊपर आ जाते हैं, और मिट्टी बन जाती है सैलाइन एल्केलाइन, या एल्केलाइन बन जाती है। देखो क्या कहना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि भाई साहब, जहां बरसात कम होती है, जब बरसात है कम होती है सूखे एरिया में, तो वहां पे नमी कम होने से क्या होगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम, देखो ये कैल्शियम आ गया Ca+2, ये आपका मैग्नीशियम आ गया Mg+2, और ये आपका सोडियम आ गया Na+। इनके कार्बोनेट, तो ये आपका कार्बोनेट आ गया CO3-, इनके बाइकार्बोनेट -2, और ये आ गया बाइकार्बोनेट SCO3-, और एक आ गया सल्फेट SO4-2, ये, और एक आ गया क्लोराइड, 4 है इसमें क्लोराइड, ये आ गए। आगे क्या? इनके आने से क्या हो पता है आपको?
मृदा क्षारीय बन गई, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम ये तीनों ही एल्केलाइन या बेसिक एलिमेंट वो है, और साल्ट भी सारे ऐसे ही है। ये आता है किसी को बनाना? कोई ऐसा बच्चा बैठा हो जिसको ये सारे के सारे साल्ट बनाने आते हो? आते? किसको आते? आओ बनाते हैं, बनाओ। पहले थोड़ा अपन जगह बनाते हैं, फिर वापस दोबारा एक बार मैं लिखता हूं, फिर बनाते हैं। एक बार मैं ऊपर से बनाता हूं ताकि ये जगह मिल जाए। चलिए बताइए क्या क्या आते हैं, किसको आते हैं? देखिए देखिए, मेरे से पहले कौन बनाएगा? मेरे से पहले कौन बनाएगा? कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, कैल्शियम कैल्शियम मैग्नीशियम मैग्नीशियम सोडियम सोडियम, इनके कौन से साल्ट? सर इनके अभी जस्ट ये आपने बताए थे, कार्बोनेट है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, फिर सल्फेट है, सल्फेट है, और क्लोराइड है। कोई जो बना दे इनको? ये सर बहुत इजी है। ये इसके साथ जोड़ो, पहले कैल्शियम को, इन कैल्शियम को इसके साथ, फिर कैल्शियम को इसके साथ, फिर कैल्शियम को इसके साथ, फिर कैल्शियम को इसके साथ, चार तो कैल्शियम के बढ़ गए। बढ़ाओ, पहले इसकी वैलेंसी दो, इसकी वैलेंसी दो, तो इसकी यहां लगती है, इसकी यहां लगती है, लेकिन ये तो कैंसिल हो गई। तो CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट लवण हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, इसकी तो वैलेंसी एक है, इसकी दो है, तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कहां से आया? कैल्शियम की दो संयोजकता यहां लगी, कार्बोनेट की एक है, तो एक तो लगाने की जरूरत है ही नहीं, खुद ही एक ही है। बोलो अब इसके साथ बढ़ाओ, देखिए सल्फेट के साथ इसका, तो इसकी वैलेंसी भी दो और सल्फेट की भी दो, तो CaSO4, क्योंकि दो से दो कैंसिल। फिर CaCl2, ये 2 कहां से लगा दिया? बोला सर कैल्शियम की वैलेंसी यहां लगी, क्लोराइड की तो एक ही होती है, तो वहां लग जाएगी। ऐसे बढ़ते हैं, ओ ऐसे बढ़ते हैं कि अब तो मेरे को भी समझ में आ गए। चलिए मैग्नीशियम बढ़ाओ, देखिए बीर मारा रे MgCO3 बन गयो दूजो तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, MgCO3 का होल ट्वाइस। दिख रहा है ट्वाइस? सर दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे चलो, अगला बढ़ाओ मैग्नीशियम का। सर MgSO4, क्यों भाई ये टूटा कहां गए? टूटा टूटा दोनों गए, टूटा हो गए। फिर इसका बढ़ाओ सर MgCl2, चलो इसका बढ़ाओ तीसरे का, इधर बढ़ाओ, आज जाओ। इसका सोडियम का बढ़ाओ सारा। सर सोडियम का पहले कार्बोनेट, इसकी दो वैलेंसी, इसकी एक है, तो Na2CO3, ये CO3 का 2 था ना, यहां लग गया, Na का तो एक ही था। फिर दूसरा दिख रहा है? दिख रहा, दिख रहा ना, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा ना, दिख रहा, दिख रहा, दिख रहा, यहां लिख दे। चलो इधर लेते हैं, इधर लेते हैं, इधर देखो इसका क्या आ गया? Na2CO3, क्योंकि इसकी 2 है ना, तो Na की यहां लगेगी और उसकी यहां लगेगी। फिर दूसरा बताओ NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा NaCl, नहीं पहले Na2SO4 ले लो, Na2SO4 बन गए, तो बन गए सारे लवण। वो आगे समझ में आ गयो, मैनू पता है तेनू समझ में आ गयो, ये लवण ज्यादा आ जाएंगे। तो अगर बरसात होती कम, तो कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के कार्बोनेट लवण, बाइकार्बोनेट लवण, सल्फेट लवण, क्लोराइड लवण, और ये सारे क्या कर देंगे? मिट्टी को बढ़ा देंगे एल्केलाइन, क्षारीय बढ़ा देंगे, क्षारीय। देखो देखो ऐसे लिखा पड़ रहा है कि आपकी बुक में लिखा है कि शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में जहां नमी कम होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम के कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट और क्लोराइड लवण मिट्टी में इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए कम वर्षा वाले एरियो में क्षारीय मृदाएं बन जाती है, एल्कलाइन सोइल बन जाती है। इन ड्राई एंड सेमी एरिड रीजन ड्यू टू लैक ऑफ ह्यूमिडिटी, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम gets accumulated in the soil. In such areas with low rainfall, alkaline soils are formed. Alkaline soils are formed. समझ में आग्यो 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 आग्यो।
चलिए अब लेते हैं, ज्यादा बरसात से अमलिए मेटे, अमलिए में, ये कम बरसात से तो क्या हुआ, क्षारीय मृदाएं बढ़ गई, लवण क्षार ऊपर आ गए। अब लेते हैं ज्यादा बरसात से, जब भी कोई ज्यादा बरसात होवे होवे, लीचिंग होवे होवे, वेदरिंग होवे हो। इसके विपरीत ज्यादा बरसात वाले एरिया में क्या होगा, नमी ज्यादा रहती है, तो अपक से बोले तो वेदरिंग और लीचिंग या इल्यूविएशन, ईएलयू वाला वो ज्यादा होता है। कैल्शियम निक्सालित यानी कैल्शियम की लीचिंग हो गई। ऊपर कौन रहेगा, एल्यूमिनियम और लोहा रह गया। अब एल्यूमिनियम लोहा है तो पता है क्या, कौन सी मिट्टी बन गई सर, मैनू पता है एसिडिक सोइल बनती है। अम्लीय मृदा में क्या होता है, आयरन ज्यादा, एल्यूमिनियम ज्यादा, मैंगनीज ज्यादा, कॉपर ज्यादा, जिंक ज्यादा, अबेर मारा जिंक ज्यादा। तो ज्यादा बरसात से अम्लीय मृदाएं बनी कि नहीं बनी, बन गई सर। कम उपजाऊ हो गई क्योंकि मेन जो बेस है, जो न्यूट्रिएंट है, कैल्शियम मैग्नीशियम, वो तो सारी लीचिंग हो गई, पोटेशियम की सबकी, है ना। ऐसी मिट्टियों में फास्फोरस और पोटास भी कम हो गया। फास्फोरस तो ना अम्लीय मिलता ना क्षारीय मिलता। तो यहां पर ज्यादा बरसात के भी नुकसान निकल के आ रहे हैं, कम बरसात में भी साल्ट इकट्ठे होकर क्षारीय मृदा बन रही है। तो फिर आदमी काई करे बिचारो, नहीं तो ज्यादा बरसात से भी क्या हुआ, नमी होने से ज्यादा लीचिंग हुई, ज्यादा वेदरिंग हुई, कैल्शियम की बेचारे की लीचिंग हो गई, मैग्नीशियम की लीचिंग हो गई, पोटेशियम की लीचिंग हो गई, है ना। एल्यूमिनियम और लोहा ज्यादा हो गया। एल्यूमिनियम लोहा ज्यादा होता है तो पता क्या होता है, फास्फोरस उनके साथ जुड़ के एबुलेंशियल हो जाता है, इनसोल्यूबल हो जाता है, और मिट्टियां बन गई एसिडिक। एसिडिक मिट्टियां भी कम उपजाऊ होती है क्योंकि बेचारों का बेस तो या न्यूट्रिएंट्स तो नीचे लीचिंग हो गई, और फास्फोरस पोटास भी कम हो जाते। सर अंग्रेजी में बताओ न बाड़िया हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके उल्टा, पहले वाले जो था ना पॉइंट, उसमें क्या था, बरसात कम हो रही थी, लवण क्षार ऊपर आ गए थे, क्षारीय मिट्टी बन गई थी। इसके विपरीत देखो, ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके उल्टा, ड्यू टू सफिशिएंट मॉइस्चर इन द सॉइल्स ऑफ ह्यूमिड रीजन, ह्यूमिड रीजन या नमी वाले एरिया की एरिया में ज्यादा मॉइस्चर होने से वेदरिंग एंड लीचिंग आर मोर, दोनों ज्यादा हो गई, वेदरिंग और लीचिंग। ड्यू टू दिस कैल्शियम गेट्स लीच्ड आउट, कैल्शियम की बेचारे की लीचिंग हो गई। एल्यूमिनियम आयरन गेट डिपोजिटेड ऑन द सॉइल सरफेस, ऊपर एल्यूमिनियम और आयरन आगे, इनके ऑक्साइड आ गए, एसिडिक सॉइल्स आर फॉर्म्ड, एसिडिक सॉइल बन गई। दीज सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, जो एक कम उपजाऊ होती है एसिडिक, क्योंकि बेस तो सारे चले गए, कैटाइन तो चले गए सारे, और फॉस्फोरस और पोटास डेफिशिएंसी भी होती है। मारे तो समझ में भी आग्यो रे बापू, मस्त आ गयो, मस्त जबरदस्त आ गयो, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड क्लियर है, एक वर्ड क्लियर है मेरे तो सर। थैंक यू बेटा। ठीक है भाई, थोड़ा तापमान की और बातें करते चलो। अगर तापमान ज्यादा हो गया तो जीवांश पदार्थ तो बेचारा जल ही जाता है, जल जाता हो, जल जाता मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाता है ना। गर्मी से बेचारा सूख जाता है। जैसे मान लो आपका घर पे ना घास पड़ी हुई है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी तो जल गई, ऐसे ही बेकार हो गई, उससे ऑर्गेनिक मैटर रहा ही नहीं मिट्टी के अंदर, तो जीवांश तो रहा ही ना, खुद ही जल गया। तो ज्यादा गर्मी होने से क्या होता है पता आपको, ऑर्गेनिक मैटर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब वो बेकार हो जाता है, जल जाता है, यूं कह सकते हो आप एक तरह से, और जिससे मृदा में जीवांश भी कम हो जाता। तो ज्यादा है टेम्परेचर ऑर्गेनिक मैटर डिसइंटीग्रेशन इज मोर, या ऑर्गेनिक डिसइंटीग्रेशन इज फास्ट, और ऑर्गेनिक मैटर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, जल जाता है ना, बेकार हो जाता है, सूख जाता है, यूं भी कह सकते हो। सर्दियों वाले जो सोइल है ना, जहां ठंड पड़ती है, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर मिलता है ज्यादा। क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पर ये गर्मी वाला लपड़ा है नहीं, ऑर्गेनिक मैटर जलता नहीं है, इसलिए ठंडे एरिया में ज्यादा मिलता है। तो क्लाइमेट तो पूरे और गिरा बापो। अब लेते हैं बायो, समझ में आएगी किसी बच्चे को, कोई एक बच्चा ऐसा हो जिसको वर्ड टू वर्ड क्लियर हो गई, वर्ड टू वर्ड, कमेंट करके बता दो मेरे को, बस बता दो एक बार। अब लेते हैं फैक्टर नंबर 2, बायोस्फीयर। कौन है बायोस्फीयर, कौन आते हैं बायोस्फीयर में, पौधे आते हैं, जंतु आते हैं, उनकी क्रियाएं आती है, उनका कचरा भी आता है, उनका रेजिडुअल मैटर भी आता है। कौन आते हैं बायोस्फीयर में, देखो सर, पौधे आते हैं, जंतु भी आते हैं, उनकी क्रियाएं भी आती है, उनके अवशेष भी आते हैं। पौधे, जंतु, उनकी क्रियाएं, उनके अवशेष
उनका कचरा अवशिष्ट पदार्थ भी आता है। तो द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये आएगा इसके अंदर। ऑर्गेनिक रेजिड्यू इनका कचरा भी आएगा, एंड वेस्ट उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मिट्टी को बनाने में। तो मृदा निर्माण में पेड़ पौधों का, उनकी क्रियाओं का, उनके अवशेषों का, उनके अपशिष्टों का बड़ा प्रभाव होता। तो द एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, ऑर्गेनिक रेजिड्यूज एंड वेस्ट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। ठीक है भाई, नहीं करता? चलिए और बात करते हैं। मृदा में छोटे और बड़े पौधों पर ना जंतुओं की उपस्थिति से क्या होता है, जीवांश पदार्थ की मात्रा, उनका वितरण, उनका स्थूल घनत्व भी प्रभावित होता है। किसका? मिट्टी का। अगर मिट्टी के ऊपर छोटे और बड़े पौधे या जंतु इनका रहना, ये रहते हैं मिट्टी पे, मिट्टी पे पौधे हैं छोटे और बड़े, मिट्टी पे जंतु भी है, तो उससे क्या होगा, मिट्टी के जीवांश पदार्थ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा रहेगा ये रहेंगे तो जीवांश पदार्थ कहां कितना है वो भी फर्क पड़ेगा, और मिट्टी का स्थूल घनत्व भी अफेक्ट होगा, बल्क डेंसिटी भी अफेक्ट होगी। अब कईयों को तो स्थूल घनत्व भी नहीं आता होगा, नहीं आता, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं आता बल्क डेंसिटी नहीं आता। चलो मैं बताता हूं क्या होता है बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व। एक बार तो एक लाइन तो समझ में आ गई क्या, कि मिट्टी में छोटे और बड़े जो पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, इनका रहना, मृदा में छोटे और बड़े पौधों और जंतुओं का रहना ही मृदा का जीवांश पदार्थ को अफेक्ट होता है। मतलब जीवांश पदार्थ ज्यादा होगा, ये कहां कितना होगा इसका अफेक्ट होता है, और बीडी अफेक्ट होती है। बीडी क्या होती है, कम हो जाती है ऑर्गेनिक मैटर से। पहले तो बीडी होती क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। जैसे आप एक 1 सीसी का एक डिब्बा ले लो, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, 1 cm, हर चीज 1 cm है। इसमें पानी भर लो, पता पानी कितना आएगा, 1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 1 cm इंटू 1 क्यूबिक हो गया कि नहीं भाई साहब, हो गया ना यार। 1 सेंटीमीटर लंबा इंटू 1 सेंटीमीटर चौड़ा इंटू 1 सेंटीमीटर ऊंचा, एक को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही रह गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बन गया ना भाई साहब, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं बड़ा, अरे बन गया यार। उस क्यूबिक सेंटीमीटर पता पानी कितना आएगा, पानी आता है 1 ग्राम, 1 ग्राम पानी आता है। इस 1 ग्राम पानी के मुकाबले मिट्टी कितनी भारी या कितनी हल्की है, वही बीडी है, बल्क डेंसिटी है। अगर आप इसमें मिट्टी भर लोगे ना, मिट्टी उसी डिब्बे के अंदर मिट्टी सॉइल, तो वो पानी से भारी रहेगी, उसका वजन आएगा 1.25 से 1.5 के बीच में, पर एवरेज मानते हैं 1.33 ग्राम पर सीसी, क्योंकि सीसी में तो भरा ना आपने क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो मिट्टी कितनी भारी होती है पानी से, 1.25 से 1.5 गुना भारी होती है, लेकिन राउंड में ले लेते हैं 1.33 ग्राम आती है। बेटा कौन कौन है जिसका समझ में आ रही है? तो क्या ये कम नहीं होगा कि पेड़ पौधों से रही है, बिल्कुल कम हो जाएगा, ये तो 100% कम हो जाएगा ये तो, क्योंकि जीवांश पदार्थ जो होता है ना बेटा, उसका वजन ही कम होता है। तो अगर किसी मिट्टी में पेड़ पौधे हैं, बड़े छोटे या जंतु है, तो जीवांश पदार्थ बढ़ जाएगा, जीवांश पदार्थ का वितरण जो है ना वो बढ़ जाएगा, और बीडी या स्थूल घनत्व भी कम हो जाता है। तो द प्रेजेंस ऑफ एनिमल एंड स्मॉल एंड लार्ज प्लांट्स इन द सॉइल अफेक्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, अफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, अफेक्ट बल्क डेंसिटी, स्थूल घनत्व को भी अफेक्ट करते हैं। अरे भैया कम हो जाएगा स्थूल घनत्व, जब जीवांश पदार्थ बढ़ता है तो कम हो जाता है, क्योंकि एक तो मिट्टी के कण जो है ना जुड़ जाते हैं तो हवा बढ़ जाती है, हवा का वजन ज्यादा नहीं होता है, और खुद जीवांश पदार्थ का भी कमी होता है। ठीक है, जीवांश पदार्थ कितना होता है बीडी बताओ, देखिए आधा ही होता है, आधा। इस बर्तन में जिसमें पानी 1 ग्राम आ रहा है और आपका जो है ना ये मिट्टी 1.33 ग्राम आ रही है, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर तो केवल ह्यूमस तो केवल आधा ग्राम ही आता है, ह्यूमस का वजन कम होता है। ठीक है भाई, अब थोड़ा जंगल में चलते हैं। वन क्षेत्रों में जो मिट्टी होती है, वन क्षेत्रों में विकसित जो मृदा होती है जंगलों में, उसके होराइजन बहुत मस्त होते हैं, उसके ओ मस्त, ए मस्त, बी मस्त मस्त होते हैं। ठीक है, अच्छा बीच में एक पॉइंट रखे पहले, पौधों की जड़ें, चट्टाने और खनिज, है ना, सॉरी, जो पौधे की जड़ें वो चट्टानों पे और खनिजों पे क्रिया करती है बेटा। पौधों की जड़ें चट्टानों के अंदर घुसती है, जैसे ये घुस रही है देखो, है ना, क्रिया करती है रॉक्स के ऊपर, और कई सारे एसिड बनाती है। ये जड़ें क्या करती है, जो इसके अंदर आ गई रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर, एक तो CO2 निकालती है,
नहीं निकालेगी। जब जब जड़ें श्वसन करती है CO2 गैस निकलती है। इसके अलावा बहुत सारे मैंने कल परसों बताया था कार्बनिक या ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, लाइक सिट्रिक एसिड, कार्बनिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये बनते रहते हैं। नहीं क्या? तो पौधे की जड़ें चट्टानों और खनिजों पे मैकेनिकल रिएक्शन करेगी। एक तो दबाव बना के तोड़ेगी उनको, दूसरा क्या करेगी, अम्लीय पदार्थ निकालेगी, बहुत सारे एसिड निकालेगी, CO2 निकालेगी, और उससे चट्टानों क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। चट्टानें टूट जाती है जड़ों के दबाव के कारण। ये तो मैकेनिकल रिएक्शन हो गया, मैकेनिकली काम कर रही है, यांत्रिक रूप से हो गया। देखो पौधों की जो जड़ें होती है चट्टानों और खनिजों पे यांत्रिक रूप से क्रिया करती है, यंत्र की तरह तोड़ती है उसको दबाव बना के। और दूसरा क्या करती है, एसिडिक मटेरियल निकालती है, एसिड निकालती है बहुत सारे, और CO2 निकालती है। CO2 भी जल से क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, इससे ज्यादा वेदरिंग होती है नहीं होगी। इंग्लिश में देखो, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एक्ट मैकेनिकली, मशीन की तरह काम करती है तोड़ने के लिए, एंड मिनरल्स, और मिनरल्स के ऊपर, रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर, दे प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ एसिडिक सबस्टांस, बहुत सारे एसिड बनाती है, CO2 बनाती है, और CO2 और एसिड से क्या हो जाएगा, ज्यादा वेदरिंग हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा और चलते हैं, जंगलों में चलते हैं। वन क्षेत्रों में क्या होगा, विकसित मृदा होती है, बहुत जोरदार विकसित होती है, जंगलों में विकसित होती है मृदा। देखो यहां पर बहुत डेवलप होती है बेटा, और यहां पे सारे होराइजन बहुत डेवलप होते हैं। ठीक है, समझ में आया? सॉरी, वन क्षेत्रों में अच्छे डेवलप्ड होराइजन हो गए। ऊपरी सतह जो है ना उसमें से लीचिंग भी हो जाती है, लेकिन नीचे जाता रहता है ये आपका ह्यूमस वगैरह है ना, आपका क्ले वगैरह है ना, ये नीचे जाते हैं ना, तो वो भी लीचिंग भी होती रहती है। जीवाश्म पदार्थ भी पाया जाता है। ठीक है भाई, तो देखो वन क्षेत्रों में विकसित मृदा होती है, उसमें बहुत अच्छे संस्तर डेवलप हो जाते हैं, OABCR सब रहते हैं। इन मृदाओं की ऊपरी सतह क्या होती है, निक्सालित होती है, निक्सालित मतलब एलिवेशन हो जाता है ऊपर से। सतह पर जीवाश्म पदार्थ घास वाली वनस्पति से विकसित मृदाओं की अपेक्षा कम अपघटित रहता है जंगल वाली मिट्टी में। जंगल वाली मिट्टी में क्या है भाई साहब, ऑर्गेनिक मैटर, जैसे घास वाली जो वनस्पति है ना, जहां पे घासें उगी हुई है, भाई जंगल तो क्या होगा, बड़े बड़े पेड़ भी है, घासें भी है, तो वहां पर क्या होगा, जीवाश्म पदार्थ जो घास वाली जो है ना वनस्पति, उनकी अपेक्षा कम अपघटित होता है। घास बोले तो छोटे पौधे रहे, वो ज्यादा अपघटित होते हैं, सीधी सी बात है, ज्यादा अपघटन होता है उनका। तो वन क्षेत्रों में एक तो बढ़िया होराइजन्स पाए जाते हैं। वन क्षेत्रों में ऊपर वाले जो संस्तर है उनसे बहुत सारे पदार्थों की लीचिंग होती रहती है। वन क्षेत्रों में जीवाश्म पदार्थ जो होता है ना वो कम अपघटित होता है बजाय घासों के। घासें जल्दी अपघटित होती है, घासें मतलब छोटे पौधे, छोटे पौधे आपका बथुआर, खरतुआर, दूब घास और सत्यानाशी, छोटे छोटे पौधे घासों में आते हैं, तो ये जल्दी सड़ जाते हैं बजाय वृक्षों के इनके। तो देखो साफ साफ लिखा है, several horizon are found in the soil developed in forest area. The upper surface of this soil is highly leached, ऊपर से लीचिंग हो जाती है, and organic matter on the surface is found is less decomposed. किसमें less decomposed है, state then the soils developed from grassy vegetation. घासों से बनने वाली मिट्टी जो होती है ना उससे कम डिकम्पोजिशन मिलता है ऑर्गेनिक मैटर में। तो जंगलों में ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है क्योंकि उसका अपघटन कम होता है, डिकम्पोजिशन कम होता है, और अगर घासें होती है ना, घासें, उनमें अपघटन ज्यादा होता है, वो जल्दी सड़ जाती है, टूट जाती है। ठीक है भाई, अब जब सूक्ष्म जीव मान लो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे तो बहुत सारे एसिड निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। जब जब जीवांश टूटता है CO2 गैस निकलती है ना, जल से क्रिया करती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है। इसके अलावा भी तो एसिड निकलते हैं, अभी तो मैंने कह रहा था आपको, सिट्रिक एसिड, मेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड निकलते हैं, और ये एसिड भी क्या करते हैं, मिनरल्स को गोल के वेदरिंग करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों ने जब जीवाश्म पदार्थ को सड़ाया, अपघटन किया, बहुत सारे एसिड बने। 5-4 एसिडों के नाम बताओ, मेलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। और ये अम्ल क्या करते हैं, जल की बजाय जल्दी खनिजों को सोल्यूबल कर देते हैं, खनिजों को घोल लेते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोले तो सूक्ष्म जीव डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर स्लोली, है ना, धीरे धीरे तोड़ेंगे, एसिड बनेंगे, एसिड बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, मिनरल्स को जल्दी जल्दी घोल लेते हैं। समझ में आया क्या? और भी कई चीजों का प्रभाव पड़ेगा। देखो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होगी तो बहुत सारी चीजों का, देखो माइक्रोब की एक्टिविटी होगी तो क्या होगा, एक तो आपका मिनरल टूटता रहेगा,
ऑर्गेनिक मैटर का विच्छेदन या टूटता रहेगा, ये भी इफेक्ट होगा। एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण बढ़ जाएगा। सूक्ष्म जीव भी करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दो चार के नाम बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वालों का, बोलो। राइजोबियम, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु है, ठीक है। इसके अलावा नाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन कौन करता है? मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, अमोनियम को नाइट्रेट बनाएंगे, तो वो भी करता है। इसके अलावा डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं कई सारे स्यूडोमोनास वगैरह। तो सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, नाइट्रिफिकेशन हो गया, कर्ण अर्जुन मतलब नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो बनाते हैं ना कि अमोनियम को नाइट्रेट। अरे कर्ण बोले तो नाइट्रोसोमोनास, अर्जुन बोले तो नाइट्रोबैक्टर, बाद वाला बैक्टर। ये भी क्या करते हैं? नाइट्रिफिकेशन करते हैं और डिनाइट्रिफिकेशन होता रहता है। सल्फर का ऑक्सीकरण होता है, सल्फर का हुआ ऑक्सीकरण, सल्फेट बन गया या SO3 माइनस बन गया। वहां भी एक बैक्टीरिया आता है, किसी को याद हो तो, थायोबैसिलस थायोक्सिडांस। फॉस्फेट को तोड़ने के लिए कई जीव आते हैं, सूक्ष्म जीव, एपेटाइट को तोड़ने के लिए। अरे फॉस्फेट किससे मिलता है? एपेटाइट से। तो बताओ माइक्रोब की एक्टिविटी ने क्या किया? जब भी कोई माइक्रोब ज्यादा होते होते ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल टूटता मिनरल टूटता है, ऑर्गेनिक मैटर टूटता है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, नाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनियम से नाइट्रेट बनना। डीनाइट्रिफिकेशन होता है, सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है। सल्फर का जैसे सल्फाइड है उससे SO4-2 बन गया, या सल्फर का ऑक्सीकरण SO3 बन गया, SO3 की जल से क्रिया H2SO4 बड़ा, ये बढ़ते रहते हैं। ये अवेलेबल फॉर्म है इसकी। फॉस्फेट वाले एपेटाइट को भी तोड़ देते हैं माइक्रोब्स। एपेटाइट से क्या निकलता है सर? फॉस्फेट निकलता है। कौन सा फेट निकलता है? तो माइक्रोब तो घणों काम करे रे बाबा, माइक्रोब तो घणों काम करे। देखो, द एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स अफेक्ट द डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के टूटने को और ऑर्गेनिक कंपोजिशन के टूटने को। नाइट्रोजन फिक्सेशन को अफेक्ट करती है। नाइट्रीफाइड बोले तो नाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करती है। डिनाइट्रीफाइड डिनाइट्रिफिकेशन को अफेक्ट करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन होता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ एपेटाइट होता है। इनमें भी माइक्रोब्स का बड़ा रोल होता। समझ में आ गया? इतना समझाने के बाद तो भाई साहब अनपढ़ को भी आ जाता है। आ गया? और ढूंढते चलो बायोस्फीयर में। ये देखो एक चूहा, एक चूहा है, बिल खोदता है ना, पेडोटर्बेशन करता है। किसी ने नाम सुना हो तो, किसी बच्चे को पेडोटर्बेशन आता हो? आता है पेडोटर्बेशन? कोई है जिसको पेडोटर्बेशन याद है? कोई है? कोई है? अरे यार मिक्स नहीं करता क्या सारे? कल तो पढ़ाया था, जब कोई चींटी, कोई दीमक, कोई है ना केचुए, ये क्या करते हैं? मिट्टी के संयंत्रों को आपस में मिक्सअप कर देते हैं। करते कि नहीं करते? पहले बताओ। देखिए करते हैं, देखो ये काम करते हैं। देखो मृदा को खोदने वाले प्राणी जैसे केचुआ है, चींटिया है, चूहे है, दीमक है, ये मृदा को खोदते हैं और महीन बना के एक संयंत्र को दूसरे संयंत्र मिला देते हैं। इसी के लिए तो वर्ड आता है पेडोटर्बेशन। पेडोटर्बेशन ये कौन है? मिलाने वाला काम। एक संयंत्र को दूसरे संयंत्र से मिलाना, पेडोटर्बेशन। कल ही पढ़ाए रे बाबा, पेडोटर्बेशन। सही है। अब थोड़ा ह्यूमन, ये देखो कितना मस्त सा चूहा है, नन्ना सा, प्यारा सा, लोवा सा। इसने मिट्टी के बिल खोद के एक होराइजन, उधर चल, मिट्टी के एक होराइजन को दूसरे होराइजन के साथ मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया ना? नहीं किया? कर दिया बेचारे ने, देखो कितना मस्त कर दिया। करेक्ट। चलिए अब लेते हैं, थोड़ा ह्यूमन की बात करना जरूरी है रे भाई साहब। ये देखो आपका दशरथ मांझी अंकल आने वाले हैं। दशरथ मांझी अंकल, ये भी तो पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाल रहे हैं भाई साहब, नहीं निकाल रहे? तो आदमी का भी बड़ा रोल है। आदमी जब चाहे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दशरथ मांझी अंकल, इनकी पत्नी बीमार हो गई थी। इनके गांव से ना, एक मूवी देखी होगी आपने, इनकी पत्नी बीमार हो गई थी, गांव से लंबा राउंड लग के पहाड़ के, और फिर जाते थे हॉस्पिटल में, तो पहुंची तो बड़ी दिक्कत हो गई, मरमरा गई। इनको बड़ा गुस्सा आया, ने पहाड़ तेरे को छोड़ूंगा नहीं रे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बंदे ने ना, अकेले ने पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाल दिया।
अमर हो गए, अमर हो गए, तगड़े अमर हो गए। तो ये भी आदमी भी तो भाई साहब चट्टाने तोड़ रहा है, वेदरिंग कर रहा है। देखो, ह्यूमन आर आल्सो ए फैक्टर who disintegrate the rocks and make them powdery and thus help in soil formation, है ना। ह्यूमन की जगह आप दशरथ मांझी भी लगा सकते हो। दशरथ मांझी इज आल्सो ए फैक्टर इन द सॉइल फॉर्मेशन हु डिसइंटीग्रेट द रॉक्स, जो पहाड़ों को तोड़ रहा है, तोड़ते हैं मतलब तोड़ा इन्होंने, एंड मेक देम पाउडरी, और मेड देम हो जाएगा, उन्होंने बना दिया पाउडरी, और किया हेल्प सॉइल फॉर्मेशन में। तो वीर मारा रहे फैक्टर नंबर 2 भी पूरा हो गया बापू। पेरेंट मेटेरियल आ गए, चट्टाने आ गई, चट्टाने पेरेंट मेटेरियल या रिगोलित आ गए, यूं भी कह सकते हो आप। तो पेत्रक पदार्थ, चट्टाने, रॉक्स, ये है ना। पेत्रक पदार्थ, चट्टानों की प्रकृति, मृदा निर्माण, इन सब में है ना कई चीजों का इफेक्ट आता है बेटा, कई चीजों का इफेक्ट आता है। देखो पेत्रक पदार्थ किसको अफेक्ट करता है, पेत्रक पदार्थ और चट्टानों की प्रकृति, ये दोनों मृदा निर्माण में कणाकार को अफेक्ट करते हैं, सॉइल टेक्सचर को। कणाकार जानते हो, टेक्सचर, टेक्सचर, टेक्सचर किसे कहते हैं, सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, यानी क्ले ज्यादा रहेगी, सिल्ट ज्यादा रहेगी या सैंड ज्यादा रहेगी, उसको अफेक्ट करते हैं। कौन कौन अफेक्ट कर रहे हैं यहां, पेत्रक पदार्थ का कौन कौन, पेरेंट मेटेरियल, और पेरेंट मेटेरियल कौन होता है सर, रॉक्स होती है। तो पेरेंट मेटेरियल, रॉक्स, इनकी जो नेचर है वो किसको अफेक्ट करती है, कणाकार को। कणाकार कौन है, सॉइल टेक्सचर। सैरंध्रता को, पोरोसिटी, हवा पानी का चलना, रंग को, इनको अफेक्ट करती है। तो पेरेंट मेटेरियल और चट्टाने, इनकी नेचर, ये मृदा निर्माण जो होता है ना उसमें सॉइल टेक्सचर को अफेक्ट करती है। क्ले कितनी रहेगी उसको अफेक्ट करता है, और क्ले की नेचर, न्यूट्रिएंट्स, सैरंध्रता, इसको सैरंध्रता मत बोलना, सैरंध्रता, पोरोसिटी, एकदम एग्जैक्ट वर्ड आएगा पोरोसिटी, है ना, पोरोसिटी आएगा, फोटो खींच ले, पोरोसिटी, करेक्शन, पोरोसिटी को अफेक्ट करता है, ले लिया। तो पेरेंट मटेरियल, चट्टानों की नेचर, ये क्या करती है, सॉइल टेक्सचर, क्ले की मात्रा, न्यूट्रिएंट्स, और क्ले की नेचर, कलर फलर, पोरोसिटी, सबको अफेक्ट करती है। देखो, द पेरेंट मटेरियल, नेचर ऑफ रॉक्स, ये किसको अफेक्ट करती है, सॉइल टेक्सचर को, क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ क्ले को, है ना, और न्यूट्रिएंट्स, इन सबको अफेक्ट करती है, कलर को, पोरोसिटी को, इन सबको अफेक्ट करती है। ठीक है भाई, ठीक है। इसको एक और खींच लेना, इसका फोटो, रुक जाओ, इन सबको अफेक्ट करती है। ठीक है, किसको करती है बताओ, पेरेंट मटेरियल और नेचर ऑफ द रॉक्स अफेक्ट करती है, सॉइल टेक्सचर, अमाउंट ऑफ क्ले, नेचर ऑफ क्ले, न्यूट्रिएंट, पोरोसिटी और कलर को अफेक्ट करती है। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे कभी ग्रेनाइट मिल जाए आपको, है ना, लेते हैं अभी, हाँ, पेरेंट मटेरियल पे डिपेंड करती है बनने वाली मिट्टी। जैसे बालू पत्थर है मान लो, तो बलुई पदार्थ ही बनाएगा, सैंड बनाएगा वो। बेसाल्ट है या चूना पत्थर है तो क्ले बनाएगा। ये पहले ही पढ़ा हुआ, हमारा पहले भी पढ़ा हुआ है कि जैसा होगा पेत्रक पदार्थ, पेरेंट मटेरियल, वैसी ही मिट्टी बनेगी रे बाबा, वैसी ही मिट्टी बनेगी रे बाबा। जैसे सैंडस्टोन से सैंडी सॉइल, इस सैंडस्टोन से क्या बन गया, देखो ये सैंडस्टोन, उससे सैंडी पदार्थ बन गया, बालू मिट्टी बन गई। लेकिन अगर बेसाल्ट है और चूना पत्थर है तो क्ले बन गई, पहले पढ़ा था कल परसों ही, इससे क्ले बन गई मृतिका। अरे चट्टान जैसा मारान बाबलिया बसे छोड़ चरा, होता है कि नहीं होता, होता है सर, होता है कि नहीं होता, होता है सर। देखो, जो बनने वाली सॉइल डिपेंड करती है पेरेंट मटेरियल पे। जैसे सैंडस्टोन प्रोड्यूस सैंडी मटेरियल, सैंडस्टोन तो सैंडी सॉइल बनाएगा, बालू बनाएगा। जबकि बेसाल्ट अगर रॉक है या लाइमस्टोन रॉक है तो क्ले मटेरियल बनाएगा, क्ले बनाएगा। सैंडस्टोन बनावे रे, सैंडी सॉइल बनावे रे,
और सैंडस्टोन सैंडी सॉइल बनावे। और बेसाल्ट वेरी मोस्ट, बेसाल्ट क्या बनाता है, लाइमस्टोन क्या बनाता है, क्ले बनाता है, भारी मिट्टियां बनाता है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी भी पढ़ाया था आपको। अब देखो नेचर पे चलते हैं। ग्रेनाइट बहुत कम टूटता है, ग्रेनाइट धीरे टूटता है, उसमें न्यूट्रिएंट भी कम होते हैं, ठीक है। अब ग्रेनाइट से मिट्टी बनेगी वो बालू टाइप की बनेगी, बालू बनेगी, और ग्रेनाइट से बनी हुई जो मिट्टी है ना उपजाऊ कम होगी। जबकि चूना पत्थर क्या करेगा, वो तो क्ले टाइप की या दोमट टाइप मिट्टी बनाएगा, वो बढ़िया मिट्टी रहेगी। आया, ग्रेनाइट रे मारो धीरे धीरे वेदरिंग होवे रे, न्यूट्रिएंट ग्रेनाइट में कम रे, ग्रेनाइट से बालो मिट्टी बन बन जावे रे, ग्रेनाइट सो कम उपजाऊ माटी बन रे। लेकिन चूना पत्थर बेसाल्ट, ये अभी थोड़ी देर पहले आया था, ये क्ले टाइप की या दोमट मिट्टियां बनाएंगे, लोमी सॉइल बनाएंगे और ज्यादा उपजाऊ होती। तो वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट, वेदरिंग यानी टूटना, वेदरिंग ऑफ ग्रेनाइट टेक्स प्लेस एट ए स्लो रेट। पहली बात तो ग्रेनाइट टूटेगा धीरे, ठीक है भाई। दूसरा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन इट, इससे बनी हुई, इज वेरी लेस, उसमें न्यूट्रिएंट कम रहेंगे। सॉइल मेड ऑफ ग्रेनाइट आर सैंडी, सैंडी बनाएगा, बालू टाइप की बनाएगा। सॉइल फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट इज लेस फर्टाइल, और ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी मिट्टी। जबकि लोमी सॉइल फॉर्म्ड होगी फ्रॉम लाइमस्टोन, और वो शानदार होगी, है ना भाई, शानदार होगी, वो अच्छी मिट्टी होगी, गुड फर्टिलिटी वाली होगी। देखो, फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन इज ऑफ गुड फर्टिलिटी, ठीक है भाई। अब पेत्रक पदार्थ क्या होता है सर, ये तो पेसिव कारक है, नहीं कि निष्क्रिय कारक। क्लब एक्टिव, रपट पेसिव, क्लब एक्टिव, रपट पेसिव, ये निष्क्रिय कारक है। इसलिए क्या करेगा, ये एक ही मृदा का विभिन्न स्थानों की जलवायु के हिसाब से अलग अलग मिट्टियां बनाएगा, मतलब सीधी जलवायु इफेक्ट करेगी। अरे ये क्या बेचारा, ये तो सोर्स ऑफ द पेरेंट मटेरियल क्या है, ये सोर्स, केवल सोर्स ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन है। सॉइल फॉर्मेशन का ये मास है, द्रव्यमान है, सोर्स है। इसके ऊपर जलवायु जैसा काम करेगी वैसी मिट्टी बनेगी, नहीं बनेगी। ये तो बेचारा कुछ करता ही नहीं इसके ऊपर। जैसे मान लो बरसात ज्यादा हो तो अलग टाइप की मिट्टी बनेगी, सूखा है तो अलग बनेगी। तो पेत्रक पदार्थ निष्क्रिय होता है, इसलिए एक ही मृदा का निर्माण अलग अलग स्थानों की जलवायु के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है भाई, समझ में आया। अलग अलग जलवायु पे अलग अलग मिट्टी बनेगी। तो ड्यू टू द पेरेंट मटेरियल बीइंग पैसिव फैक्टर, द सेम सॉइल गेट्स फॉर्म्ड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, सेम सॉइल भी बन सकती है या डिफरेंट टाइप की सॉइल भी बन सकती है क्लाइमेट की वजह से। करेक्ट है भाई, आ गया क्या, आग्यो, ठीक है। अरे पेत्रक पदार्थ तो निष्क्रिय कारक, बेचारा कुछ भी करता नहीं, जो करती है जलवायु, और जैसी जलवायु वैसी मिट्टी बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेते थोड़ा सा, या जैसे मान लो हल्का है या बालू पत्थर टाइप का है ना, तो हल्के या बालू पत्थर पर जो विकसित मृदा होगी वो भारी पेत्रक पदार्थ से विकसित मृदा के बजाय ज्यादा गहरी होगी। मान लो कोई भारी हैवी मटेरियल है, हैवी पेरेंट मटेरियल है, तो उससे मिट्टी क्या होगी, कम गहरी होगी। और हल्का गया बालू पत्थर है, बालू टाइप की मिट्टी है, तो ज्यादा गहरी हो जाएगी। देखो साफ साफ लिखा, हल्के या बालू पत्थर पर विकसित मृदा, हल्के या बालू पत्थर से विकसित हुई मृदा, वो भारी वाले थे ना भाई, बेसाल्ट वगैरह आ रही है, उनकी बजाय ज्यादा गहरी होती है। तो सॉइल डेवलप्ड ऑन लाइट और सैंडस्टोन इज डार्कर, गहरी होगी, ठीक है। ये गहरी डार्कर नहीं आएगी, डीपर 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 आएगा, डार्कर नहीं आएगा। अरे बब्बा फोटो खींचो, ये गहरी वैसे नहीं है, डीपर आएगी, ज्यादा डीप होगी, वो गहरी होगी। देन द सॉइल डेवलप्ड ऑन हेवी पेरेंट मटेरियल, सही कर लेना बेटा। तो बीर मारा रे हल्का या बालू माटी के माल, बनबाली मिट्टी गहरी गहरी होवे रे, बनबाली मिट्टी गहरी गहरी, और भारी अगर पेरेंट मटेरियल है ना, उसकी थोड़ी कम गहरी होगी। इसके अलावा रंग भी पेरेंट मटेरियल से आता है। कैसा होगा मिट्टी का रंग, ये तो उसके माता पिता बताएंगे, पेरेंट मटेरियल बताएगा। ये कौन बताएगा मिट्टी का कैसा रंग होगा, पेरेंट मटेरियल बताएगा मिट्टी का कैसा रंग हो। देन टोपोग्राफी, रिलीफ, टोपोग्राफी रिलीफ, ये क्या होता है, जमीन की कैसी सतह, ढलान है, उबड़ खाबड़ है, कैसी है ना, ये भी पढ़ेंगे हम। तो पृथ्वी की अनियमित सतह ही स्थलाकृति कहलाती। ये देखो, कहीं ऊंची निकली है,
पहाड़ उनको कहते हैं, कहीं पे गड्ढे पड़े हैं, उनमें पानी भरते ही समुद्र बढ़ जाता है। तो स्थलाकृति बोले तो टोपोग्राफी और रिलीफ। तो पृथ्वी की अनियमित सतह ही स्थलाकृति कहलाती है, ऊंची नीची सतह, रफ सरफेस ही या इरेगुलर सरफेस। देखो द रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी। चलिए बताओ टोपोग्राफी सक्रिय है निष्क्रिय है? निष्क्रिय। कलब एक्टिव, रपट पैसिव। तो ये एक निष्क्रिय है, जल और ताप का इस पे बड़ा इफेक्ट आएगा, उसके हिसाब से मिट्टी बनती है। दिस इज ए पैसिव फैक्टर विच अफेक्ट्स सॉइल फॉर्मेशन थ्रू द इफेक्ट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। पानी और टेम्परेचर के हिसाब से इफेक्ट करेगा ये। कोड रिलीफ, रिलीफ ढाल, ढाल ढाल, ऊंची नीची उबड़ खाबड़ मिट्टी। क्यों भाई? जैसे पहाड़ों की बात करते हैं, पहाड़ों में क्या होता है? ढाल होता है तगड़े वाला, पानी बड़ी स्पीड से चला जाता है, इसलिए मिट्टी रुकती ही नहीं, नीचे पानी के साथ मिट्टी भी आ जाती है, तो वहां की मिट्टी ज्यादा डेवलप होती ही नहीं। सोचो सोचो कभी पहाड़ हो, पानी नीचे जा रहा हो, बढ़ने वाली मिट्टी को दो के लेके जा रहा हो, दो के ले जाता है। अरे कल पढ़ा नहीं था क्या अपने भाई? रिगोलित कब मोटी होती है? जब कोई ट्रांसपोर्टेशन वाली फोर्स होती ही नहीं है, परिवहन शक्तियां नहीं होती है। और कब कम गहरी या कम विकसित होती है? जब मान लो पानी आया और बहा के ले गया, उसको ऐसे ले गया, पानी तो बहा के ले गया। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान ज्यादा होता है, पानी तेज बहता है, तो वहां की मृदा एक कम विकसित और कम गहरी होती। तो इन हिली एरिया ड्यू टू द रैपिड फ्लो ऑफ वाटर इन स्टीप स्लॉप्स, स्टीप मतलब खड़े, ज्यादा ही तगड़े ढाल, द सॉइल इज लेस डेवलप्ड एंड लेस डीप, गहरी भी कम है माटी, बह गया ऊपर का वेदर्ड मटेरियल या पेरेंट मटेरियल बह जाता है। इसका मतलब इफेक्ट तो बहुत तगड़ा आता है इसका भी। इसके अलावा देखो कटाव को भी कंट्रोल करती है, कटाव को भी इफेक्ट करती है। समतल स्थानों पे क्या होता है? पानी धीरे धीरे बहता है, अंदर रिस जाता है, इसलिए मिट्टियां क्या आएगी? गहरी। अब आप बताओ, देखिए ऐसी मिट्टी ज्यादा गहरी रहेगी, ये वाली गहरी रहेगी, या फिर ढाल वाली ये वाली गहरी रहेगी? अगर ये गहरी रहे तो ए लिखे, और अगर ये गहरी रहे तो बी लिखे। मुझे पता आप ए लिखोगे, ए, क्योंकि गहरी यही रहेगी समतल वाली, क्योंकि वहां पे मिट्टी जो बढ़ेगी ना जाएगी नहीं बह के, तो मोटाई बढ़ जाएगी, गहराई बढ़ जाएगी। करेक्ट है भाई? ठीक है। इसके अलावा देखो द लेवल्ड एरिया, समतल क्षेत्र, वाटर फ्लो स्लोली, पानी धीरे बहता है, एकदम से बह के नहीं जाता है, और अंदर सीपिंग भी मतलब सीपेज होता है या इनफिल्ट्रेशन होता है, और वो सॉइल जो है ना बेटा गहरी होगी। अब और बात करते हैं, कटाव भी तो इफेक्ट हो रहा है इससे, कटाव भी हो रहा है। स्थलाकृति जो दशा है वो कटाव को भी सीधा कंट्रोल करती है। जितना ढाल ज्यादा होगा, देखो स्थलाकृति दशा है भूतल क्षरण को, जमीन के कटाव को भी कंट्रोल करते हैं। क्षरण जितना ज्यादा होगा उतनी मिट्टी कम गहरी होगी, क्योंकि वो जाती रहती है, पानी के साथ जाती रहती है, और मृदा का विकास भी कम होता है। तो टोपोग्राफिक कंडीशन डायरेक्टली कंट्रोल सॉइल इरोजन। भाई कैसे है ना, ढाल है तो कटाव ज्यादा होगा। द मोर द इरोजन, ज्यादा ढाल है, लेस डीप सॉइल इज, तो मिट्टी कम गहरी मिलेगी। ज्यादा ढाल तो बह जाएगा बेचारा पूरा ही, पानी तो बह जाएगा, है ना। एंड द लेस द सॉइल डेवलपमेंट, और सॉइल का डेवलपमेंट भी ज्यादा नहीं होगा। अब लेते हैं थोड़ा सा गहराई की बातें करते हैं। मान लो ज्यादा गहरी मिट्टी है, मतलब रॉक बहुत नीचे है काफी गहराई में, तो वहां क्या होगा? तो देखो ज्यादा गहराई वाली जो सॉइल प्रोफाइल है, परिच्छेदिका क्या होती है? प्रोफाइल, उनमें पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। बताओ वृद्धि अच्छी क्यों होती है? अगर पत्थर बहुत नीचे है तो उसमें वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है, नमी बड़ी रहती है। काफी नीचे अगर पत्थर है ना, आर बहुत नीचे है, अधिक गहराई वाली मिट्टी है, तो अधिक गहराई वाली जो मृदा प्रोफाइल है वहां पौधों की वृद्धि अच्छी होती है, जीवांश पदार्थ उसमें ज्यादा मिलेगा, नमी हमेशा बनी रहती है, पेड़ पौधे वहां ज्यादा मिलेंगे। सीधी सीधी बातें हैं, है ना। और जीवांश पदार्थ का जो मंद गति से विच्छेदन होता है, तो वहां पे जीवांश इकट्ठा भी रहता है। तो ज्यादा गहरी माटी रहे, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा रहे, नमी बनी रहती रहे, पेड़ पौधे ज्यादा मिलते रहे, और जीवांश पदार्थ का विच्छेदन भी धीरे होता है, क्योंकि काफी गहराई है, कितना विच्छेदन करोगे आप, है ना। तो वारस पदार्थ इकट्ठे, तो इन द डीपर सॉइल प्रोफाइल, ज्यादा सॉइल गहरी सॉइल प्रोफाइल है, वेजिटेशन ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज गुड, प्लांट अच्छे डेवलप होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है ना, अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज मोर, सच सॉइल रिमेन मॉइस्ट कंटिन्यूअसली, हमेशा और नमी बड़ी रहती है उनके अंदर।
वेजिटेशन इज फाउंड मोर इन सच एरियाज, ज्यादा वनस्पति मिलने वाली है। और ड्यू टू स्लो इंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन भी धीरे हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन मतलब डिकम्पोजिशन, और ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है भाई। अगर साल में कई महीने नमी रहे तो वहां पर पीट और मक मृदाएं बन जाती है, पीट और मक मृदाएं बन जाती है। नमी रह गई ज्यादा रह, पीट मिट्टियां बन गई रह, मक मिट्टियां बन गई रह। अब पीट और मक में क्या फर्क है? वेरी मोस्ट है, लगातार कई महीने रहती है नमी नमी नमी, तो वहां पीट मिट्टी है या मक्का मिट्टी है? पीट क्या होती है और मक क्या होती है? देखो मैं आपको बता दूं, ये जो पीट है ना, पीट, उसमें तो डफ ज्यादा रहता है, डफ या लिटर रहता है इसमें। पीट में तो कौन है, थोड़ा कम अपघटित पदार्थ होता है, डफ टाइप का या लिटर टाइप का रहता है। और जो मक होती है ना, मक, उनमें ह्यूमस ज्यादा होती है, ह्यूमस डिकम्पोज्ड होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन दोनों ही, वेरी मोस्ट है। अगर लगातार कई महीने नमी बढ़ी रहे मिट्टी में तो वहां दो टाइप की मिट्टियां बन जाती है, मक पिट्टा पिट्टा मक्का मक्का पिट्टा पिट्टा मक। पीट मृदा में जीवांश पदार्थ आंशिक विघटित होता है, डफ टाइप में रहता, पूरा अपघटन नहीं होता, पूरा सड़ता नहीं है, तो आप जीवांश पदार्थ को पहचान भी सकते हो। लेकिन जो मक मृदा है वहां तो ये मान लेना आपको ह्यूमस मिलने वाली है। मक में क्या है, जीवांश पदार्थ जो है ना, उसके अवशेषों को आप पहचान नहीं सकते, सीधा ही बोल दो ना कि पीठ में होवे डफ और लेटर, पीठ में होवे डफ और लेटर, मक में तो ह्यूमस मिलसी रसोनियो, मक में तो ह्यूमस। तो इन पीट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड, आप पहचान सकते हो भाई तिनका है, ये हड्डी है, ये चमड़ी है, ये फूल है, ये फल है, क्योंकि पूरा सड़ता नहीं है ड्यू टू पार्शियल डिकम्पोजिशन। बट वेर इज इन मक सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज कंप्लीटली डिकम्पोज, पूरा सड़ चुका होता है और आप उसको इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर सकते। तो पीट मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड ड्यू टू पार्शियल डिकम्पोजिशन। In muck soil, organic matter is completely decomposed and plant residues cannot be easily identified. Correct? अगर मान लेते हैं आसपास का कोई एरिया है और उसमें ढाल है, तो नीचे लवण भी इकट्ठे हो जाएंगे और वहां पर बन जाएगी लवणीय दलदली मृदा, क्योंकि पानी भी इकट्ठा हो गया, चारों तरफ का लवण भी लेके आ गया हो। ऐसे नहीं होता क्या? जैसे एक मिट्टी ऐसी है और उसके नीचे एक मिट्टी ऐसी है, तो ये क्या होगा, ऊपर वाले का बह बह के आएगा और इसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा कि नहीं? तो यदि आसपास में निचले स्थान मतलब थोड़ा नीचे का स्थान है तो बह बह के लवण इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे पानी और लवण दोनों होने से क्या बन जाती है, लवणीय दलदली मृदा। तो इफ साल्ट गेट्स कलेक्टेड या साल्ट्स गेट कलेक्टेड एट प्लेसेस लोअर देन द सराउंडिंग सॉइल, आसपास से नीचा कोई एरिया है तो वहां साल्ट इकट्ठे हो जाएंगे, देन सेलाइन मार्शी सॉइल इज फॉर्म, और थोड़ी दलदली लवणीय मृदा बढ़ जाती है। आखिरी फैक्टर आ गया, टाइम आयो है, टाइम आयो है। देखो तो कौन आया है, कलब रपट का ट आ गया, टाइम निष्क्रिय है, सबको पता है। क्लब एक्टिव, रपट पैसिव, क्लब एक्टिव, रपट पैसिव। तो टाइम क्या है बेटा, इनएक्टिव फैक्टर या पैसिव कह दो, पैसिव कह दो, इनएक्टिव नहीं बोल रहे अपन यहां, फोटो खींच ले, पैसिव कह दो, इनएक्टिव कह दो, पैसिव कह दो, एक ही बात। घड़ी के ऊपर ध्यान दो, घड़ी पे क्या टाइम आया, देखो टाइम भी और टाइम के साथ रोक भी टूट रही है, ये देखो आप क्या कॉम्बिनेशन बना है, टाइम के साथ रोक्स भी टूट रही है। मजा आ गया ना? मैंने कहा था ना एक दिन बहुत अच्छा लगेगा आपको ये घड़ी देख के। ठीक है भाई, चलो टाइम का क्या रोल है। टाइम एक तो पैसिव बेटा, पूर्ण विकसित मृदा में पूर्ण विकसित सॉइल प्रोफाइल मिलने वाली है, वो टाइम के साथ ही मिलेगी, जिसका विकास क्या होगा, मृदा निर्माण करने वाले कारकों द्वारा लंबे टाइम है ना, कई प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी तब बढ़ेगी वो। दोबारा सुनो, एक पूरी डेवलप्ड जो सॉइल है उसके अंदर पूरी डेवलप है ना, पूर्ण विकसित मृदा में पूर्ण विकसित मृदा परिच्छेदिकाएं, प्रोफाइल को बोलते हैं परिच्छेदिकाएं, जिनका विकास मृदा निर्माण करने वाले जितने भी कारक है
चाहे आपका क्लाइमेट था, चाहे बायोस्फीयर था, चाहे रिलीफ था, वो सबको क्या चाहिए? लंबा टाइम चाहिए, यानी कि टाइम के हिसाब से होगा। तो पूर्ण विकसित जो मिट्टी है उसमें प्रोफाइल डेवलप्ड होती है, और उसका डेवलपमेंट करने के लिए, प्रोफाइल को डेवलप होने के लिए मिट्टी को विकसित होने के लिए टाइम लगता है। सारे कारकों को टाइम देना पड़ता है या टाइम लगता है। तो फुली डेवलप्ड सॉइल हैव फुली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल्स, राइट, हुज डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसेस, सारी प्रोसेस की वजह से होता है, कैरिड आउट ओवर ए लॉन्ग पीरियड जो लंबे समय होती है ऑफ टाइम, बाय वेरियस सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सॉइल को बनाने वाले फैक्टर्स जो टाइम लेते हैं ना, उस टाइम की वजह से ही आपकी मिट्टी बनती है। तो समय लगता है भाई साहब। पूरी विकसित मृदा में पूरी विकसित सॉइल प्रोफाइल होती है और सारे फैक्टर लंबे टाइम काम करते हैं, तभी उसके रिजल्ट से सॉइल बढ़ती है। टाइम का भी बड़ा रोल है। अविकसित मृदा क्या होगी? धीरे धीरे समय के साथ विकसित हो जाती है, रिगोलिस से सॉइल बढ़ जाती है ना। तो अनडेवलप्ड सॉइल ग्रेजुअली बिकम फुली डेवलप्ड विथ टाइम। टाइम का ही तो रोल है भाई साहब। क्यों भाई? सॉइल प्रोफाइल के जो होराइजन बनने, उसमें भी टाइम लगता है। द होराइजन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल टेक टाइम टू डेवलप। तो टाइम का कोई छोटा मोटा काम नहीं है भाई साहब, टाइम लगता है सब चीजों में। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते, समझ में आ गई सारी बातें। अनडेवलप्ड सॉइल धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। सॉइल जो प्रोफाइल है उसके जो होराइजन बढ़ते हैं ओ ए बी, वो भी टाइम के साथ ही डेवलप होते हैं, टाइम के साथ बढ़ते हैं। सही है भाई। संस्तरों का विकास जो हो रहा है उसमें जलवायु, पेत्रक पदार्थ की प्रकृति, आपका जीवमंडल और स्थलाकृति, इन पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन टाइम का भी तो है भाई साहब। समय के साथ होते हैं सब काम। देखो, संस्तरों का विकास टाइम के साथ, समय के साथ, टाइम के साथ, टाइम का बड़ा रोल है। जलवायु भी काम करेगी, पेरेंट मेटेरियल का भी इफेक्ट आएगा, है ना, उसकी नेचर का, जीव जंतु भी, पेड़ पौधे भी काम करेंगे, बायोस्फीयर भी और स्थलाकृति, लेकिन टाइम के साथ साथ। ये सारे किसके साथ साथ काम कर रहे हैं? टाइम के साथ साथ। तो डेवलपमेंट ऑफ होराइजन डिपेंड ऑन द इंटर रिलेटेड फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट। टाइम के साथ देखो, नेचर ऑफ पेरेंट मेटेरियल, बायोस्फीयर एंड टोपोग्राफी विद टाइम, टाइम के साथ साथ ये चलते रहते हैं। समझ में आ गई बात? नहीं आई? आ गई? नहीं आई? आ गया कि सारे फैक्टर काम करते हैं। कलब मतलब क्लाइमेट, बायोस्फीयर, ये आपका स्थलाकृति रिलीफ या टोपोग्राफी, और पी पेरेंट मेटेरियल। लेकिन करेंगे तो टाइम के साथ, इनको टाइम तो लगेगा करने में। अगर सब कुछ ठीक आ गया ना समझ में, या और बताऊं दोबारा ही, द डेवलपमेंट ऑफ होराइजन डिपेंड ऑन द इंटर रिलेटेड फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, नेचर ऑफ पेरेंट मेटेरियल, बायोस्फीयर एंड टोपोग्राफी विद टाइम। टाइम के साथ आएगा। लेकिन एक सही मिट्टी जो बनती है ना, पूरी प्रोफाइल आपकी बुक के हिसाब से, पहले उससे पहले एक पॉइंट रह गया, उष्ण और आर्द्र वन संपदा, यानी कि नमी वाला एरिया और ज्यादा जो है ना नमी वाला जंगली एरिया, वहां पर क्या होता है? अच्छा पानी होता है, अच्छा जीवांश पदार्थ होता है, इसलिए होराइजन जल्दी डेवलप हो जाते। तो गर्म एरिया देखो, गर्म एरिया, नमी वाला एरिया, जंगल वाला एरिया, वहां पर पानी होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसलिए होराइजन का डेवलपमेंट भी बहुत स्पीड से हो जाता है। तो इन हॉट एरिया कह दो, ट्रॉपिकल एरिया कह दो, वार्म कह दो, और ह्यूमिड कह दो, या मोइस्ट फॉरेस्ट एरिया हो, तो वहां पानी ज्यादा होता है, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इसलिए सॉइल होराइजन का डेवलपमेंट भी जल्दी हो जाता है। और सब कुछ ठीक रहा ना, अनुकूल दशाएं मिली, तो एक पूरी प्रोफाइल डेवलप होने में 200 साल लग जाते हैं। मेर मारा रहे, सब कुछ रहा एकदम ठीक, तो 200 साल में सॉइल प्रोफाइल बन जावे, पूरी की पूरी प्रोफाइल डेवलप हो जावे। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन ए फुली डेवलप्ड सॉइल प्रोफाइल में टेक अप टू 200 ईयर्स टू डेवलप। ऐसे चला रखी क्या? बंद करो, बहुत ज्यादा जुकाम हो रही। तो अगर कंडीशन सारी फेवरेबल रही, अच्छी रही, तो एक पूरी प्रोफाइल ओ से लेके आर तक पूरी डेवलप होने में 200 साल लग जाते हैं। लेकिन अगर परिस्थितियां सही नहीं है, अनुकूल नहीं है, तो हजारों साल भी लग जाते। फिर कम अनुकूल परिस्थितियां है तो फिर 200 साल में आपकी प्रोफाइल डेवलप नहीं होगी पूरी की पूरी, फिर हजारों साल भी लग सकते हैं। तो अंडर लेस फेवरेबल कंडीशन इट में टेक 1000 ऑफ ईयर्स। ठीक है भाई।
अब देखो सारी मिला के एक बात करने वाले हैं, अगर कोई समतल मिट्टी है, कटाव नहीं हो रहा, ज्यादा बरसात है ना, अधिक वर्षा है, तो वहां पर पेत्रक पदार्थ की जो उपस्थिति है ना, या गर्मी भी है, तो समय के साथ साथ बहुत स्पीड से मिट्टी बन जाती है। देखो क्या कह रहा है, सब कुछ अगर ठीक है, सब कुछ का मतलब ढाल भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, मतलब देखो समतल मिट्टी है, कटाव हो ना रहा हो, बरसात बहुत अच्छी होती है, और आराम से टूटने वाला पेरेंट मटेरियल भी है, सब कुछ ठीक है, मतलब सारी कंडीशन बेस्ट। समतल है मिट्टी, ढाल नहीं है, कटाव नहीं होता है, बरसात अच्छी होती है, और पेरेंट मटेरियल भी आराम से टूटने वाला है, सब कुछ ठीक आ गया। तो फिर जो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण बोले तो सब ट्रॉपिकल, थोड़ी कम गर्मी वाला एरिया, सब ट्रॉपिकल मतलब जहां ना बहुत भयंकर गर्मी है और ना बहुत कम गर्मी है, ऐसे एरिया में, ऐसे क्लाइमेट वाले एरिया में समय के साथ साथ मिट्टी का निर्माण बड़ी स्पीड से हो जाता, तो सब कुछ रहा ठीक, समतल तेरी जगह है, कटाव नहीं होता है, बरसात भी अच्छी होती है, टूटने वाला पेरेंट मटेरियल भी टूटने वाला आसानी से, और गर्मी भी अच्छी, मतलब ठीक गर्मी है, न ज्यादा न कम, तो वहां पर मिट्टी तेजी से बढ़ती है, बहुत स्पीड से बढ़ती है। देखो इन सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, कम गर्म जो क्लाइमेट है, जहां बरसात ज्यादा हो रही है, लेवल्ड भी है, मतलब समतल भी है, इजीली इरोडेड या इजीली वेदर्ड कह दो, क्यों वेदर्ड कह दो ज्यादा बढ़िया है, गलत तो इरोडेड भी नहीं है, लेकिन वेदर्ड भी कह सकते हो, यहां पर जल्दी टूटने वाला नहीं, आगे बस आगे ना, वेदर्ड आगे आ गया मटेरियल है, तो सॉइल फॉर्मेशन बहुत स्पीड से हो जाता है। हजार बातों की एक ही बात है कि सब कुछ ठीक रहा, समतल मिट्टी है, कटाव हो नहीं रहा, बरसात ज्यादा होती है, आराम से टूटने वाला पेरेंट मटेरियल भी है, और गर्मी भी ठीक है, न ज्यादा न कम है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, भयंकर स्पीड से मिट्टी बनेगी समय के साथ, लेकिन समय के साथ बनेगी, समय का रोल है इसके अंदर, क्योंकि लास्ट वाला फैक्ट्री किसका है, टाइम टाइम टाइम, ठीक है। तो पाठ तो पूरो हो गयो रे बापू, पहलो पाठ तो पूरा हो गयो रे बापू, मजा आ गया, बहुत आनंद आया, ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, आज लंबा रह गया था, लेकिन हो गया भाई साहब, बहुत मस्त हो गया, जबरदस्त हो गया, आनंद आ गया। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सभी से विदा लेता हूं, नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम साहब।